गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। ओके दोस्तों, शुरुआत करें वापस से उसी दास्तान के साथ जिसका नाम है लेवरेज। मतलब ऐसे माहौल बना देंगे, ऐसा सिचुएशन हम लोग बना देंगे कि ताकि हम लोग एक एडवांटेजियस पोजीशन में आ जाएंगे। उसको कहते हैं लेवरेज, है ना बच्चों? आप सभी जानते हो ये हमारे एफएम के पूरे सिलेबस का फर्स्ट चैप्टर है। और ये कौन से एरिया से बिलोंग करता है? सोर्सेस या यूटिलाइजेशन से? मतलब कि अभी हम लोग को करना है 3 टाइप के लेवरेज जिसका नाम है, बताएंगे दोस्तों कौन से? नंबर 1, नंबर 2 और तीसरा कौन सा? बताओ इसमें से कौन सा लेवरेज है जो हमारे ऑपरेटिंग फिक्स्ड कॉस्ट की वजह से आता है? एंड विच लेवरेज कम्स ओनली बिकॉज ऑफ फिक्स्ड इंटरेस्ट और फिक्स्ड फाइनेंशियल कॉस्ट? फाइनेंशियल लेवरेज, राइट? और कंबाइंड इज नथिंग बट द कॉम्बिनेशन ऑफ बोथ ऑफ देम। ओके, फॉर्मूलाज पर आते हैं, फॉर्मूलाज पर आ ही जाते हैं। ओके दोस्तों, देखते हैं ऑपरेटिंग लेवरेज के 2 फॉर्मूलाज किस को याद है? याद है? एक बार शुरुआत करते हैं। रिलैक्स बेबी। अच्छा, एक काम करते हैं, उससे भी पहले अगर हमें कुछ एक चीज समझना जरूरी है वो ये है, तो फिर आपको फॉर्मूला याद करना बहुत आसान भी हो जाएंगे। इस चीज को याद करेंगे ना तो माहौल ही कुछ अलग होगा। इस दुनिया में 2 टाइप की चीजें होती है, assuming that there are no preferences और assuming that there are preferences। इस 2 टाइप की चीजें होती है, राइट? इसमें जो ऐसा मान लेंगे प्रेफरेंसेस नहीं है तो क्या होगा? सबसे पहले अरे कुछ बोलो भाई, बगैर देखिए बोलेंगे, फिर बाद में टैली करेंगे, माइनस क्या करेंगे? तो फिर क्या बचेगा? और फिर अब क्या माइनस होगा? फिक्स कॉस्ट। एंड देन व्हाट विल यू गेट? EBIT। उसका नाम क्या होता है? अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स। अब और क्या माइनस करेंगे आप? नाउ यू विल डिडक्ट इंटरेस्ट एंड आफ्टर इंटरेस्ट, नहीं तो EBIT में से इंटरेस्ट माइनस हुआ, अब क्या मिला आपको? तो यहां तक हम लोग बिल्कुल सही जा रहे हैं। माइनस क्या कर दिया गया? अब क्या मिलेगा? EAT, अर्निंग आफ्टर टैक्स, राइट? ये सभी चीजें सबको दिमाग में अगर है तो काफी फॉर्मूलाज यहां से ही डिराइव हो जाते हैं। अगर मैं डॉल का फॉर्मूला बोलूंगा तो ऊपर की 2 चीजें कनेक्ट कर दो, आपको डॉल मिल जाती है। कर दो 2 चीजें कनेक्ट यहां पे। अगर मैं इनके संबंध जोड़ दूं तो मुझे डॉल मिल जाती है, और मैं इनके संबंध जोड़ दूं तो मुझे DFL मिले। तो ये हो गई डॉल, ये हो गए मेरे DFL। तो फॉर्मूला 2 फॉर्मूला आपको रेडीमेड मिल जाते हैं इफ यू रिमेंबर दिस। और वैसे इसके ऊपर पकड़े तो अगले 2 फॉर्मूला भी हम लोग डिराइव अच्छे से कर सकते हैं। बट बिफोर आई प्रोसीड फर्दर, आई वांट यू टू फोकस अगेन ऑन दिस। 1 सेकेंड गाइस, बगैर देखिए आपको जवाब देना है। 1 सेकेंड। सेल्स होगा माइनस वेरिएबल कॉस्ट होगा, तो यू विल गेट व्हाट? कंट्रीब्यूशन। व्हेन यू डिडक्ट फिक्स कॉस्ट यू गेट EBIT। अच्छा, EBIT का दूसरा नाम क्या? कॉस्टिंग पढ़ने वालों, हाँ कुछ तो बोला, सही बोला था, ऑपरेटिंग प्रॉफिट, ऑपरेशनल इनकम। कभी कभी एग्जामिनेशन में ICI का जो रवैया होता है ना, आपको गुमराह करने का होता है। उस समय वो EBIT नहीं बोलेगा, शब्दों को थोड़ा चेंज करके आपकी बजाने का पूरा प्रयास किया जाएगा। वो बोलेगा EBIT नहीं है, इस कंपनी का ऑपरेशनल इनकम, क्योंकि हमने कल भी बोला था ये ऊपर वाला जो एरिया है वो ऑपरेशनल एक्सपेंसेस का है, राइट? तो ये जो कभी कभी आपको OI भी बोला जा सकता है, ऑपरेशनल OP भी, OP मैं आपको ये लिखवाऊंगा। ऑपरेशनल इनकम भी बोल सकते हैं, ऑपरेशनल तो मतलब ही EBIT। अब बताएंगे दोस्तों, इसमें से इंटरेस्ट माइनस किया तो आपको EBT मिला, और टैक्स माइनस किया तो आपको EAT मिला। तो मेरा एक सवाल है आपसे, इंटरेस्ट को पहले माइनस क्यों किया गया, टैक्स को क्यों नहीं? कौन है आज को जवाब देगा? एनीबॉडी कैन आंसर दिस? व्हाई इंटरेस्ट शैल बी डिडक्टेड फर्स्ट, व्हाई नॉट टैक्स? पहले मैं टैक्स डिडक्ट करूंगा फिर इंटरेस्ट करूंगा। नहीं मैं करूंगा, तुम क्या मुझे कैसे रोक सकते? मेरी मर्जी है, मेरा धंधा है, मैं कुछ भी करूंगा। मैं पहले टैक्स पे करूंगा, बाद में इंटरेस्ट माइनस करूंगा। क्या आप मुझे रोक सकते हैं? देखते कौन जवाब देगा। किसी का थोड़ा बहुत टैक्स का नॉलेज तो अभी इस समय बरकरार होगा, आपको टैक्स के टीचर की कसम। आप जवाब दे सकते हैं? देना माइक। Tax planning, sir.
इंटरेस्ट माइनस किया तो उस पर टैक्स कम भरना टैक्स पड़ेगा। प्लानिंग में समझाना है मतलब ऐसा ना। ऑब्वियसली ईबीआईटी पे टैक्स रेट हमने डायरेक्ट लगा दिया तो उस पे टैक्स ज़्यादा भरना पड़ेगा ना। इंटरेस्ट माइनस किया तो फिर टैक्स सही बोल रही है। टैक्सेबल इनकम कम अगर रहेगी इफ ना। आई डू नॉट डिडक्ट इंटरेस्ट और डायरेक्टली टैक्स पे करूंगा, सपोज मान लीजिए मेरी इनकम जो है 100 रुपए की है, 10 रुपए इंटरेस्ट के है, तो इंटरेस्ट को माइनस कर दूंगा तो मेरी इनकम 90 हो जाएगी, 90 पे 30% टैक्स दूंगा। अगर मैंने बेवकूफ़ी की तो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट तो बहुत खुश होगा मेरे डिसीजन से। इफ आई डू नॉट डिडक्ट इंटरेस्ट एंड आई मेक द पेमेंट ऑफ टैक्स, तो 100 रुपए पे 30%, 30 रुपए देना पड़ेगा, जो मुझे 27 रुपए देने की जरूरत है। ये बात क्लियर है? तो व्हाट इज टू बी डिडक्टेड फर्स्ट? और फॉरगेट अबाउट एवरीथिंग। अगर आपने आज तक भी इनकम टैक्स निकाला होगा तो पहले इंटरेस्ट और सारे एक्सपेंसेस को माइनस किया होगा, जो प्रॉफिट मिलता है उसके ऊपर टैक्स पे किया होगा। इनकम अपने टैक्स कंप्यूटेशन का कभी प्रॉब्लम करते हो क्या आप? हाँ तो हाँ ना, ये डिडक्टेबल एक्सपेंसेस है, ये कोई पर्सनल एक्सपेंसेस नहीं है। अलाउेबल, अलाउेबल, आपने ऐसा वर्ड सुना होगा टैक्स में, दिस इज नॉट अ डिसअलाउेबल, इट इज एन अलाउेबल एक्सपेंस, तो इट हैज टू बी डिडक्टेड फर्स्ट। कोई बेवकूफ बिजनेसमैन होगा जो इंटरेस्ट को माइनस कर रहे बगैर टैक्स भरेगा, बिकॉज इंटरेस्ट इज व्हाट? डिडक्टेबल एक्सपेंसेस, राइट? तो क्या डिडक्ट करना चाहिए पहले? इंटरेस्ट। और फिर क्या मिलेगा आपको? ईबीआईटी में से इंटरेस्ट गया तो आपका नाम था अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स। अब क्या बोलेंगे? अर्निंग बिफोर टैक्स ओनली। अब आय हट जाएगा, बराबर है? अब टैक्स माइनस करें तो क्या मिलेगा? ईएटी। सही है। एक काम करेंगे सभी लोग, बेटा थैंक यू सो मच। इसके बाद में एक सवाल हम आपसे पूछ ही लेंगे। आपको इधर दिख रहा है ना, कभी कभी ये प्रेफरेंस शेयर्स कंपनी ले लेती है और कभी कभी प्रेफरेंस शेयर्स नहीं लेती। आपको जवाब देना, जैसे डेट के ऊपर इंटरेस्ट दिया जाता है, प्रेफरेंस शेयर्स के ऊपर क्या दिया जाता है? डिविडेंड या इंटरेस्ट? मतलब इक्विटी में भी डिविडेंड और प्रेफरेंस में भी डिविडेंड? नहीं, फिर दोनों में क्या फर्क हुआ? इन्होंने कुछ प्रेफरेंशियल राइट्स के बारे में बोला। बेटा आप ही जवाब देना, खड़े हो जाइए आप। मिस्टर फरीदाबाद, आपको जवाब देना, क्या बोलना चाहते हैं? माइक लीजिए साहब। प्रेफरेंशियल राइट मिलते हैं प्रेफरेंस शेयर होल्डर को। उनको जब कंपनी वाइंड अप होती है उनको सबसे पहले पेमेंट की जाती है और उनको नाम ही प्रेफरेंस है भाई। कंपनी का वाइंडिंग अप होगा ना तो जितना असेट बचेगा ना तो सबसे पहले प्रेफरेंस को देना होगा, और कुछ बचा तो इक्विटी के नाम बचेगा, बराबर है? एक डिफरेंस और भी मैं जानना चाहूंगा, अगर आपके पास में थोड़ी नॉलेज है। प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स को राइट्स मिलते हैं, वो तो है, उन्हें फिक्स्ड अमाउंट मिलेगा। फिक्स्ड। अभी क्या बोला फिक्स्ड? मुझे अभी और कोई समझाएगा ये क्या बोल रहा है? फिक्स्ड की बात कर रहा है, मतलब इक्विटी वालों को फिक्स्ड। मिस्टर बैंगलोर प्लीज स्टैंड अप एंड आंसर दिस आंसर। दीजिए बैंगलोर के पास में यहाँ पे, प्लीज स्टैंड अप। हमने सुना है आपने इंटर के फर्स्ट ग्रुप में भी पढ़ा है, अकाउंट्स में पढ़ते हैं, इक्विटी और प्रेफरेंस के लॉ में भी पढ़ते हैं। आपको जवाब देना है दोनों के डिविडेंड में से किसका डिविडेंड फिक्स्ड है, इक्विटी या प्रेफरेंस? प्रेफरेंस। क्यों? इक्विटी वालों को डिविडेंड नहीं मिलता? मिलता है, बट अगर प्रॉफिट हो तो ही मिलेगा। और प्रेफरेंस वालों को? चलो प्रॉफिट ऑफिट की बात जान दो, फिक्स्ड का मतलब क्या? ऐसा आपने देखो 13% प्रेफरेंस शेयर्स, वो लिखते समय लिखते हैं 9%, 18%, 13%। प्लीज स्टैंड अप, जरा माइक दीजिए साहब इधर। बैंगलोर, अपने को तैयारी और करना है, ठीक है? हाँ जी। अगर प्रॉफिट्स कम हो, मतलब प्रॉफिट एडिक्वेट प्रॉफिट्स नहीं हो तो भी प्रेफरेंस, तभी भी प्रेफरेंस को जाएगा। हाँ जी। अगर प्रॉफिट्स हो तो पहले प्रेफरेंस शेयर्स को डिविडेंड जाएगा, फिर इक्विटी शेयर। नहीं पर बात चलो प्रॉफिट्स के मुद्दे से थोड़ा सा हटके हम सवाल ये पूछ रहे, तुम राह में भटके। हम आपसे एक सीधा सवाल पूछ रहे हैं, फिक्स्ड का अर्थ क्या हो रहा है यहाँ? फिक्स्ड मतलब क्या बोलना है? सर वो अगर प्रॉफिट्स नहीं है तो भी एक्यूमुलेट होते जाते हैं, मतलब उसको एक्यूमुलेटेड प्रेफरेंसेस बोलते हैं। हाँ। फिक्स्ड का और एक मीनिंग है कि भाई अगर इनको 9% बोला ना तो इनको 9% ही मिलना है। इक्विटी वालों को कभी हो सकता 50% भी मिल जाए, हो सकता 2 भी मिले, उसको खुद को ही पता नहीं उसको आने वाला कितना है, पर प्रेफरेंस वाले को पक्का पता है कि उसको आने वाला कितना है। कम ऑन एवरीबॉडी, राव। अच्छा, थैंक यू सो मच। कौन जवाब देगा? प्रेफरेंस शेयर्स का जो डिविडेंड है उसको इधर माइनस क्यों नहीं किया गया? टैक्स के पहले, टैक्स के बाद में क्यों माइनस करते हैं उसको? ध्यान से देखना, यहां पे कुछ लोग हैं जिनको टैक्स बड़ा अच्छे से आता है, अकाउंट से। ये अकाउंट टैक्स की बातें हैं जो एफएम में पढ़ी जा रही है।
वैसे देखा गया तो इनका मानना है पहले इंटरेस्ट माइनस करो, P&L के डेबिट में इंटरेस्ट लिखो, फिर टैक्स निकालो, और जो एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट आएगा उसमें से ये प्रेफरेंशियल डिविडेंड जाएगा। क्यों मतलब ये ऐसे ऊपर में तो P&L के डेबिट में ठोक दो इसको। इधर से महिला ग्रुप में से किसको पता है कि ऐसा क्यों? जरा माई दीजिए साहब इधर। हाँ मिस मैसूर आप बोलिए। यस सर, प्रेफरेंस डिविडेंड इज एन अप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट, तो उसको पहला टैक्स किया जाएगा एंड देन इट विल बी डिस्ट्रीब्यूटेड, बट इंटरेस्ट इज नॉट लाइक दैट. इंटरेस्ट इज अ चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट. या इंटरेस्ट इज चार्ज टू P&L का। यस सर. सो फर्स्ट यू रिमूव इंटरेस्ट, देन जो अमाउंट बचता है वो दैट विल बी टैक्स. दैट विल बी टैक्स। तो पहले टैक्स और फिर जो उसको दैट विल बी एप्रोप्रिएशन ऑफ, बराबर है क्या? डिविडेंड ये P&L के डेबिट में आने वाला आइटम है या नहीं? इतना बस एक बार तो सही क्या है, मतलब ये जो भी लिखा है सही है। इसलिए पहले टैक्स हुआ। कुछ लोगों को टैक्स के एंगल से अगर आपको दिमाग में आ रहा होगा, इधर देखते हैं अपन कभी इंटरेस्ट देखते हैं और देखते हैं उसमें कभी डिविडेंड नजर नहीं आएगा, पहले टैक्स होगा फिर बाद में NP आएगा, बाद में उसको नीचे करके एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट में डाल के आप उसको डिविडेंड दिया जाता है। इसलिए यहाँ पे प्रेफरेंशियल डिविडेंड उसकी EAT के बाद माइनस हुआ है। तो व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन प्रेफरेंशियल डिविडेंड एंड इंटरेस्ट? इंटरेस्ट कम्स बिफोर EAT, राइट? टैक्स निकालने के पहले इंटरेस्ट डेबिट हो जाता है। अरे बोलो। और प्रेफरेंशियल डिविडेंड कब आता है? टैक्स देने के। एवरीबॉडी गॉट दैट? सबको समझ गया है क्या है? थैंक यू सो मच। तो आपके सामने ये दोनों परिस्थितियां हैं। जरूरी नहीं कि हर किसी के कैपिटल स्ट्रक्चर में प्रेफरेंस हो, इसलिए दो सिचुएशन क्रिएट की गई है। प्रेफरेंस होना जरूरी नहीं, पर लगभग हर कंपनी का बोरोइंग कुछ ना कुछ इंटरेस्ट का वाला होता है, इसलिए हम लोग मान के चलते हैं इंटरेस्ट है। पर प्रेफरेंस लेना नहीं लेना आप देखते हो कई बार बैलेंस शीट यू विल नॉट फाइंड। अभी देखो रिलायंस का हमने उस दिन देखा बोरोइंग था, यू डिड नॉट फाइंड प्रेफरेंशियल शेयर्स। बोलो भाई बोलो। तो इसीलिए हमारे सिलेबस में भी कह दिया कि अगर क्वेश्चन में प्रेफरेंशियल है तो ऐसे ऐसे करेंगे और नहीं है तो ऐसे ऐसे करेंगे, है ना? अभी हमको लिखना होगा, दोनों भी हम लोग लिखे निकालेंगे बगैर देखे। जहां से भी आप अटकोगे तो देख सकते हो आप लोग। एक बार विथ प्रेफरेंशियल वाला बोलेंगे, बगैर देखे विथ प्रेफरेंशियल्स। सेल्स बगैर देखे सेल्स। लाउडली मुझे आवाज चाहिए। चिंटी आप जवाब नहीं दे रही है, एक मिनट रुको रुको। चिंटी को कुछ रुकना है आपके लिए, क्या बोलोगे? बोलना है बेटा, सबको साथ, सबका साथ होगा, सबका विकास भी होगा। बोलेंगे साहब हाँ, सेल्स होगा, वेरिएबल कॉस्ट, कंट्रीब्यूशन, फिक्स कॉस्ट, EBIT माइनस इंटरेस्ट, EBT माइनस टैक्स, EAT। अब प्रेफरेंशियल डिविडेंड हो जाएगा, और प्रेफरेंशियल डिविडेंड नहीं तो वहां तक ही खत्म हो जाएगा। तो आपको दो ऐसी चीजें ड्रॉ करना है, ऐसा एक ऐसा एक, समझ गया ऊपर से, है ना? तो वहां पे ऐसा लिखो इनकम स्टेटमेंट। क्या लिखेंगे? हेडिंग दो बीच में इनकम स्टेटमेंट, उसके दो बच्चे बनेंगे। जबलपुर कहां से लेट हो गए आप आज? यस सर मतलब क्या? गेट नहीं खुल रहा था? काय का गेट था ये? जयप्रकाश जेपी। तो इनकम स्टेटमेंट को आप दो हिस्सों में डिवाइड करोगे। एक ऐसा नाम लिखोगे, सुनो इधर स्क्रीन पे देख के कॉपी कर लो, अज्यूमिंग दैट देयर आर नो प्रेफरेंसेस, और इधर क्या लिखेंगे? अज्यूमिंग दैट देयर आर। हाँ जी, ये पहले लिख दो फिर हम आगे बढ़ेंगे। अज्यूमिंग दैट देयर आर प्रेफरेंसेस, अज्यूमिंग दैट देयर आर नो प्रेफरेंसेस, और उसके नीचे की बातें अपने आप स्वयं लिखना है, कोई भी कॉपी पेस्ट नहीं करेगा। Last 1 minute, hurry up.
कुछ नहीं करना है, सिर्फ लिखना है। डोरियों से मैनू तू बांध ले, हो गया? पक्की यारियों 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 में हो देना फासले, है नाराजगी कागजी सारी तेरी, मेरे सोने सुन ले मेरी दिल दिया गल्ला, करांगे नाल नाल बैठे अख नाल अख नू मिला के, दिल दिया हो गया? करांगे रोज रोज बैठे सच्चिया मोहब्बत निभा के, सताए मैनू क्यों दिखाए मैनू क्यों, एवे झूठी मूठी रुस के रुसा के, दिल दिया गल्ला करांगे नाल नाल बैठे अख नाल अख नू मिला के। तैनू लक्का तू छुपा के रखा अखा ते सजा के, तू है मेरी वफा रख अपना बना के, मैं तेरे लिया यारा ना पावे कदे दूरियां, तैनू लक्का तू छुपा के रखा अखा ते सजा के, तू है मेरी वफा रख अपना बना के, मैं तेरे लिया ठीक करो। प्लीज कंपेयर योर आंसर विद द आंसर गिवन ऑन द स्क्रीन, चेक इट आउट। सब सही होगा तो आगे बढ़ेंगे। ओके, सब कुछ सभी का सही है। अब बताओ, फॉर्मूला लिखना आसान हो जाएंगे जिंदगी में। अब इसी को देख देख के आपको लिखना है ना? बताओ बच्चों, क्या फॉर्मूला है DOL का? देख के बोलो आप, अपन ने ये तो अपन नहीं बनाया, देख के बोल सकते हैं आप। कॉन्ट्रीब्यूशन अपॉन EBIT ये डॉल है, और DFL क्या होगा? EBIT अपॉन EBT। मतलब इसको बनाए तो दो फॉर्मूला आपके वैसे ही, बगैर एफर्ट्स के, एफर्टलेसली आपको यू आर एबल टू रिमेंबर द फॉर्मूलाज ऑफ डॉल एंड DFL बोथ। कम ऑन, सही बोल रहा हूं? चलो अब आपसे एक सवाल पूछ लेंगे, डॉल का दूसरा फॉर्मूला क्या है? परसेंटेज चेंज इन EBIT अपॉन परसेंटेज चेंज इन, इसको मतलब क्या है? अब उसको ऐसा हिंदी में ऐसा बोल के पढ़ेंगे, कितना परसेंटेज EBIT चेंज होगा अगर इतना इतना परसेंटेज सेल्स चेंज होगा, ऐसा ही ना? ऐसे बोलेंगे, इतना परसेंटेज EBIT चेंज हो जाता है जब इतना इतना परसेंटेज सेल्स चेंज हो जाता है, ऐसा ही बोलेंगे हिंदी में, राइट? अब दूसरा फॉर्मूला बोल सकते हैं बगैर देखे। अब वो फॉर्मूला जो आज तक मैंने एक्सप्लोर किया ही नहीं, DFL का दूसरा फॉर्मूला, जब दो कॉलम होंगे, जो मैं आपको पढ़ाऊंगा ना, अभी पढ़ाए कहाँ है वो तो हम आपको पढ़ाएंगे, है ना? तो चलो पढ़े, अभी शुरुआत की जाए। ओके गाइस, अच्छा थोड़ा सा और एक बात, लेवरेज है कौन से मालूम है? किसी कंपनी का हाई लेवरेज है तो क्या मानेंगे? उनकी रिस्क ज्यादा है, उन्होंने सेल करना चाहिए, जितना करेंगे उतना और फायदा होगा। बताओ, जिस कंपनी का फिक्स्ड कॉस्ट कम होता है उनका लेवरेज, कैन यू प्लीज गिव मी एनी एग्जांपल ऑफ द कंपनीज हैविंग लेसर फिक्स्ड कॉस्ट? कोई भी IT कंपनी ले लो, कोई भी BPO KPO, जहां पे कोई लैंड मशीनरी ऐसा कुछ होता है नहीं, तो बताओ ऐसे समय पे फिक्स्ड कॉस्ट कम होगी या ज्यादा होगी बच्चों? अब कम होगी तो क्या होगा? तो उनको लेवरेज भी कम होगा, और लेवरेज कम होगा इसका मतलब क्या है? ऐसी कंपनी का रिस्क, बताओ रिस्क कैसे एयरलाइन की ज्यादा है और IT कंपनी की कम है? नहीं, कैसे, क्यों लगता है आपको? तो मतलब क्या होगा उससे? कल चल के अगर कंपनी, अगर मान लीजिए उसका सेल कम होता तो कोई उसका कुछ बर्बाद नहीं होगा, पर किंगफिशर जैसे कंपनी का और कोई भी इंडिगो जैसे कंपनी का अगर सेल कम हो जाए तो शामत आना, जाहिर सी बात है, क्योंकि उन्होंने इतना सारा पैसा। तो आज के बाद में किसी कंपनी का बैलेंस शीट में अगर पढ़ोगे लेवरेज ज्यादा, तो समझ जाना
इनको सेल्स बहुत ज़्यादा करना जरूरी है, और सेल्स ज़्यादा कर तो ये एडवांटेज उठा सकते हैं, बराबर है। मतलब जितने प्रमाण में सेल बढ़ेगा उससे ज़्यादा प्रमाण में उनका EBIT बढ़ता चलेगा। ये बात सही है ना। आगे चलो, अगला सवाल है आपसे, फाइनेंशियल लेवरेज कब बनता है? फाइनेंशियल लेवरेज किसी कंपनी का ज्यादा कब हो सकता है? जब उसका क्या ज्यादा होगा? रविश आपका ध्यान नहीं है। फाइनेंशियल लेवरेज कब ज्यादा होगा? जब किसी का क्या ज्यादा होगा? जब किसी की इंटरेस्ट कॉस्ट ज्यादा होगी। यस और नो, कम ऑन। जब किसी की इंटरेस्ट ज्यादा होगी मतलब उसका डेट, जिस लोगों का बोरोइंग ज्यादा होगा, मतलब जिन लोगों का खुद का पैसा होता है, जिन लोग के खुद के रिजर्व्स होते हैं, बोलो आगे, उनको फाइनेंशियल लेवरेज ज्यादा नहीं होता है। समझ में आ रहा है ना। अब एक काम करेंगे, अब आपके सामने और एक बार फाइनेंशियल लेवरेज करेंगे और फिर हम लोग क्या करेंगे, उसकी आज कम से कम 5 से 6 प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे। ओके, एक बार फाइनेंशियल लेवरेज और हो जाए, ठीक है, चेक इट आउट। ओके, अब हम पढ़ेंगे। ओके, ये रहा आपके सामने फाइनेंशियल लेवरेज। अब जैसे कि चलो सिचुएशन क्रिएट करेंगे। सिचुएशन कुछ इस प्रकार, ये है मेरा सेल्स। क्या है भाई? ये मेरा, ये है मेरा सेल्स, ठीक है। सेल्स से मान लीजिए यहां पे 10,000 बराबर है, और यहाँ पे मेरा सेल है 20,000, राइट। ओके, क्या माइनस होगा अभी? सब लोग मेरे साथ में, हाँ। अगर मैं कह दूं वेरिएबल कॉस्ट 30% है, 30, और इधर कितना करूं मैं? एकदम ये भी सही है। यहाँ पे क्या आएगा? ये कितना होगा? 7,000। ये कितना होगा? 14,000। अब बताओ बच्चों, फिक्स कॉस्ट कितनी होगी? मान लीजिए फिक्स कॉस्ट है हमारी 2,000 रुपए, बोलिए साहब। 5,000। फिक्स कॉस्ट दोनों में सेम कैसे हो गई? हाँ, फिक्स कॉस्ट इररिस्पेक्टिव सेल, चाहे आप जितना भी सेल कर लो, फिक्स्ड कॉस्ट विल रिमेन ऑलवेज, बट वेरिएबल विल ऑलवेज वेरी फ्रॉम सेल टू सेल। जितना सेल बढ़ाएंगे पर फिक्स कॉस्ट विल ऑलवेज रिमेन। ओके, आगे बढ़ जाना। बताओ बच्चों कितना आएगा ये? इसका नाम क्या दे दूं मैं? EBIT या EBT? हो गया। अब चलो मैं आपसे एक सवाल पूछता हूँ। हाँ, इसी प्रकार एक काम करेंगे। एक ऐसी कंपनी हम लोग अब देख रहे हैं, ये समझ गए? यहाँ पे कोई डाउट है, कोई शक, सवाल नहीं? आगे बढ़ जाऊं? पक्का आगे। अब मैं आपको वहां ले जा रहा हूं। अब बताओ इसमें से क्या माइनस होता है? इसके पहले इंटरेस्ट या टैक्स? चलो, इंटरेस्ट बराबर है, इंटरेस्ट कर लिया। इंटरेस्ट हम मान के चलते, एक अंदाजन कुछ फिगर लेता हूं मैं। इंटरेस्ट 1,000 करोड़। तो ये 20,000 का जब सेल होगा तब इंटरेस्ट कितना लगेगा? अरे कैसे? सेल बढ़ेगा तो इंटरेस्ट नहीं बढ़ेगा? क्यों? नहीं, सेल बढ़ेगा तो इंटरेस्ट भी तो बढ़ेगा। इट विल रिमेन सेम। जैसे दोनों क्लासरूम के लिए अगर मैंने 4 करोड़ लगाए हैं, अब दोनों क्लास में 40 बच्चे बैठ जाएं या 400 बैठ जाए, आगे बोलो, क्या इंटरेस्ट विल रिमेन फिक्स? तो इंटरेस्ट इस, अब बताओ इस जगह पे दो फिक्स कॉस्ट हो रही है, फिर इस फिक्स कॉस्ट में और इस फिक्स कॉस्ट में क्या फर्क होता है? सर ये फिक्स कॉस्ट मतलब आप तुम्हारा जो मशीन्स वगैरह लाते हैं उस टाइप की फिक्स कॉस्ट होती है। ये कौन सा एक्सपेंसेस की फिक्स कॉस्ट है? जो आपने बोरोइंग डेट वगैरह किया है उसके ऊपर का जो इंटरेस्ट है, इट विल ऑलवेज रिमेन कांस्टेंट। अभी चाहे आपका धंधा कितना भी बढ़ जाए, जो बैच से पैसे लाया है उसका बैच तो सेम ही रहेगा। जो बैच उसके ऊपर दे रहे हैं आप, जो इंटरेस्ट दे रहे हैं, अब 40 बच्चे बैठेगा या 400 बच्चे बैठेगा। अगर मैंने 4 करोड़ अगर बैंक से लिए हैं तो बैंक ये नहीं बोलेंगे साहब 40 बच्चे तो कम इंटरेस्ट लेंगे और 400 है तो बैंक को क्या मतलब है मैं 40 बैठा हूँ या 4 बैठा हूँ? नहीं, वो तो इंटरेस्ट चार्ज ही करेगा। कोई शक सवाल नहीं। अब 1,000 करोड़ माइनस कर दूं क्या? इधर भी उतना ही होगा क्या? हाँ।
अब क्या आएगा नीचे, बोल दो ना प्लीज, EBT। कितना लिखूं मैं और इधर कितना लिखूं? कोई डाउट? नो डाउट। अब क्या करेंगे हम लोग, माइनस टैक्स कर दूं। मान लो टैक्स है 20%, आगे बोलिए। 800 करोड़ इधर के लो, बराबर है, आगे बोलो। EAT कितना है ये, और ये बोलिए 11,000 में से 2200 माइनस करेंगे, 8,800। ये मेरा EAT है। एवरीबॉडी, कोई शक सवाल? यहाँ पे कोई प्रॉब्लम है? कोई प्रॉब्लम होना ही नहीं चाहिए। अब तक तो सब समझ रहे। वही जो आपने चीज़ें विदाउट अमाउंट लिखी करी थी, मैंने अमाउंट लिखी करी है ना। और आपने एक चीज़ समझी है यहाँ पे कि जब भी चाहे कितना भी सेल हो, ये बॉक्स विल ऑलवेज रिमेन सेम। चलो, ये बात बहुत अच्छी है। अब मैं आपसे एक सवाल पूछूंगा। बच्चों बताओ, इस कंपनी में प्रेफरेंस शेयर्स नहीं है? नहीं है, नहीं है। अब आपको जवाब देना है, EPS कैसे निकालूं मैं? कौन जवाब देगा? EPS का मतलब क्या होता है? सुपर, आपको ये भी मालूम है। कहां पे पढ़ा था आपने? लॉ में पढ़ा है। EPS पढ़ा था। अर्निंग मतलब क्या होता है? लॉन्ग फॉर्म तो सबको पता है, वैसे उसके नाम में ही बहुत कुछ लिखा है। हाँ चिंटी, क्या बोलना चाहती हो आप? एक शेयर के पीछे कंपनी ने कितना अर्न किया है? एक शेयर के पीछे कंपनी ने अर्न किया है, मतलब कितना अर्न किया है, राइट? तो टोटल कंपनी का अर्निंग डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ शेयर्स। मान लो कंपनी ने 1,000 रुपये कमाया और कंपनी में सिर्फ 10 ही शेयर होल्डर हैं, तो बताओ कितना पैसा कमाए? एक शेयर होल्डर ने 100 रुपये कमाए। समझ में आए? तो व्हाट यू हैव डन, 1,000 रुपये जो बचा है डिवाइड बाय 10 लोग हैं, तो 1,000 डिवाइड बाय 10 किया, तो मतलब व्हाट इज द फॉर्मूला? टोटल। एक मिनट, टोटल क्या बोला आपने? अर्निंग मतलब EBIT। टोटल डिस्ट्रीब्यूटेबल इनकम। डोंट से प्रॉफिट, मतलब तुम फिर EBIT लिख दो, तुम EBT लिख दो, ऐसा कुछ भी चलेगा क्या? ऐसा पैसा जो इंटरेस्ट और टैक्स के बाद में बच जाता है उसको EAT बोले, या फिर आप डिस्ट्रीब्यूटेबल DI बोलते हो उसको। DI मतलब डिस्ट्रीब्यूट होने के लिए बचा हुआ अमाउंट, DI। ये कौन सा पैसा है? अब इसका मालिक कौन है? अब इक्विटी शेयर होल्डर। मान के चल रहे प्रेफरेंस नहीं, अगर प्रेफरेंस होता तो पहले उनको घुसेड़ के फिर बाद में जो बचता तो वो करते। अभी हम मान रहे हैं कि यहाँ पे प्रेफरेंसेस नहीं है, तो बताओ, मान लीजिए इस कंपनी में नंबर ऑफ शेयर होल्डर्स लिख रहा हूं मैं, कितने हैं? चलो, नंबर ऑफ शेयर होल्डर्स मानते हैं कि 100 है, बोल दीजिए। EPS। अब EPS का फॉर्मूला आप बता देंगे मुझे? सर EPS मतलब आप कुछ नहीं है, जो ये DI है, जो EAT है, अपॉन NOS कर देंगे तो अपना आंसर मिलेगा। मतलब यहाँ पे मैं DI कर दूं और अगर मैं यहाँ पे NOS कर दूं तो अपना जवाब निकल जाएगा। कैन यू प्लीज टेल मी 3200 डिवाइड बाय 100 मतलब कितना होगा? मतलब EPS कितना निकल गया? और इधर का EPS बोलिए, अरे बोल दो, सही है? हाँ जी, कोई शक सवाल? 32 का मतलब क्या हुआ? एक शेयर के प्रति कंपनी ने 32 रुपए कमाए। और 88 मतलब क्या हुआ? कंपनी ने एक शेयर के प्रति, मुझे बताओ, अगर इस कंपनी के आप शेयर होल्डर हो तो आप अपनी कंपनी को क्या बोलोगे? कितना करो? 10,000 सेल करोगे, 20,000 करो? क्योंकि 20,000 करने पर तुम जैसे शेयर होल्डर को हर साल एक शेयर के पीछे 88 मिलेंगे, और अगर इन्होंने 10,000 का बिजनेस किया तो आप नाखुश होकर 32 रुपए मिलेंगे। What will you try to encourage your company's board of director in the general meeting by? Please sell more, we'll get more. If you don't sell more, we will not get more, right? तो you will encourage your company to sell more. वो जितना ज़्यादा सेल करेंगे आपका प्रॉफिट पर शेयर उतना बढ़ेगा। आप देख रहे हो सबके सामने 32 का और 88 का, इट्स ह्यूज डिफरेंस। तो इसीलिए बच्चों ये जो है, हम लोग हमेशा उम्मीद करते हैं कंपनी ने क्या करना जरूरी है, बोलो जल्दी से, सेल ज्यादा होना जरूरी है। अब देखेंगे दोस्तों, हम आपके सामने कुछ नई चीज लेके आ रहे हैं जिसका नाम है फाइनेंशियल लेवरेज, राइट? फाइनेंशियल लेवरेज, अगर मैं आपसे पूछूं, यहां पे फाइनेंशियल लेवरेज निकालने का एक फॉर्मूला आप पहले भी देख चुके हैं। जैसे कि हमने बात की डॉल का फॉर्मूला कंट्रीब्यूशन अपॉन EBIT होता है, तो DFL का फॉर्मूला होता है EBIT अपॉन EBD, राइट? मतलब अगर मैं
ध्यान से रखना, मैं ध्यान से देखना मैं कौन से बॉक्सेस को क्या कर रहा हूँ, कलर चेंज कर देता हूँ मैं इसका, ठीक है। मैं इस EBIT को बॉक्स कर रहा हूँ और मैं इस EBT को बॉक्स कर रहा हूँ। आपको जवाब देना मैंने दोनों को बॉक्सेस क्यों बनाए, क्योंकि मेरा फॉर्मूला DFL है। तो मैं DFL निकालूंगा तो कैसे निकलेगा बताओ DFL? अगर मेरा 10,000 सेल है तो DFL कितना होगा? अरे 10,000 सेल है ना ऊपर, मतलब कॉलम 1 का EBIT अपॉन EBT। तो अरे लो ना कैल्सी, तुम लोग क्या करते रहे? ओए ओए कैल्सी क्या मैं लाके दूं क्या? और आप डरते भी नहीं हो मुझसे, डरो मुझसे। बताओ एक मिनट, मेरा कैल्सी रह गया आज। 5,000 अपॉन कितना आएगा इसका DFL? 1 पॉइंट, श्योर अबाउट दिस? और अगर मैं कॉलम 2 मतलब मैं बाजू वाले की बात कर रहा हूं, 20,000 सेल वाले की, तो 12,000 अपॉन यार है 1.09। एवरीबॉडी ओके, मुझे आपसे कुछ कहना है। EBIT अपॉन EBT आप सब समझ गए? कोई शक सवाल कुछ नहीं है आपको? राइट, मुझे कुछ बोलना है, अब ध्यान से सुनना, एकदम अच्छे से सुनना। आपको एक फॉर्मूला है जो आपके बुक में भी दिया हुआ है, हम उसको देख लेते। वो ऐसा क्या लिखा है इन्होंने DFL के पास? DFL का फॉर्मूला नंबर 2 आपने अभी अभी वेरीफाई किया। फॉर्मूला नंबर 1 देखिए, परसेंटेज चेंज इन EPS। कितने गुना EPS बढ़ा जब जितने गुना EBIT बढ़ा। मतलब EBIT अगर 1 गुना बढ़ता है तो उसके प्रपोर्शन में, बोलो आगे क्या, EPS कितने गुना बढ़ता है ना? समझ में आ रहा है? तो क्या अभी इस समय हमारे पास हमारे कैलकुलेशन में क्या EPS और EBIT दोनों भी मौजूद है? अरे भाई जो हमने कैलकुलेशन किया उसमें EPS अभी निकाला ना, 88 कुछ तो आया, 3288, और EBIT भी मालूम है। तो क्या हम लोग देख सकते कितना चेंज हुआ? तो कितना चेंज हुआ देखते हैं यहां पे। बताएंगे क्या फॉर्मूला था? परसेंटेज चेंज इन डिवाइड बाय परसेंटेज चेंज इन T बराबर है क्या? अब देखते, मैं फॉर्मूला लिख के दे देता हूं आपके सामने, आप मुझे फॉर्मूला डिक्टेट करना, ओके? DFL, हाँ बोलो आगे। परसेंटेज चेंज इन EPS बराबर है क्या? परसेंटेज चेंज इन EBIT बराबर है। अब ये करने के लिए मुझे परसेंटेज चेंज इन EPS चाहिए, है ना? तो मुझे बताओ परसेंटेज चेंज इन EPS कितना है? सर उसके लिए क्या करना पड़ता है? दोनों का गैप ढूंढना पड़ता है पहले। तो दोनों का गैप कैलसी लो कितना है? 88 माइनस 32 कितना है बच्चों ये? और कितने पे बढ़ा है 56? 32 पे कितना बढ़ा? डिवाइडेड बाय 32 कितना हो रहा है ये तो क्या हुआ? परसेंटेज चेंज इन किस पे हुआ? EPS पे। अभी मुझे और क्या निकालना बाकी है? परसेंटेज चेंज इन। ऐसा एग्जामिनेशन में इतने अंदर मत जाके करना, ये मत निकालना, आप डायरेक्ट इस फॉर्मूला में घुसेड़ देना हो ऊपर। इतना करोगे तो टाइम ही नहीं मिलेगा। ये तो मन की बात है जो मैं आपको लिख के बता रहा हूँ, वो तो कैलसी पे तुरंत होता है। ये लिखने की कुछ वही लिखना जो जरूरी है। ऐसी ये सब चीजें लिखोगे तो फिर पेपर में अपने को FMB और इको भी है, 100 मार्क्स के, 40 मार्क्स की थ्योरी भी बाकी है। तो इतना इमोशनल मत हो जाना, भारत माता की जो सब ठोक के होगा, ऐसा कुछ नहीं करना। लिखना है वही चीजें जिसके मार्क्स मिलेंगे। अभी इतना अंदर मत चले जाना, और इतना अंदर तभी लिख सकते जब इतना टाइम होगा अपने पास में। इतना टाइम होता ही नहीं है। आप बताओ क्या होगा? EBIT कैसे चेंज हुआ? बताओ बच्चों, कितना चेंज हुआ EBIT? बोल रहे नहीं आप मुझे। तो मैं यहां पे क्या लिखूंगा? 7000 कितने पे चेंज हुआ है? देखो ना दोनों का गैप कितना है? दोनों का गैप सर, दोनों गैप 7000 है। कितने पे 7000 बढ़े? 5000 पे 7000 बढ़े।
तो आपने ऊपर कितना लिखा 7000, नीचे कितना लिखा 5000, कैलसीपी ले लो 7000 डिवाइड बाय 5000, कितना आएगा आंसर 1 पॉइंट, बराबर है। अब फॉर्मूला को लगने वाली दोनों चीजें मेरे पास है, तो परसेंटेज चेंज इन ईपीएस कितना हुआ 1.75, और अभी मेरे पास कितना है 1 पॉइंट, आप जवाब दे सकते हैं 1.75 अपॉन 1.4, मतलब मेरे पास में ये आ रहा है 1.25। बताओ ये यही 1.25 मेरा डीएफएल है। अगर मैं ये दो कॉलम वाले फॉर्मूला नहीं यूज करके अगर सेपरेट भी यूज करता तब भी मेरा 1.25 ही आ रहा था, नहीं आ रहा था? करके देखो ना सर, ये भी उतना आ रहा था कि नहीं आ रहा था? बताओ कैसे आएगा फॉर्मूला 1 से? फॉर्मूला 1 में आपको ईबीआईटी चाहिए और ईबीटी चाहिए। लो आंसर लो कैलसी पे 5000 अपॉन 4000, अभी भी आंसर 1.25 है क्या? मतलब लेट इट बी एनी फॉर्मूला, आंसर विल रिमेन। अब कौन जवाब देगा ये 1.25 का मतलब क्या हुआ? अगर ईबीआईटी 1 से बढ़ता है तो ईपीएस 1.25 से बढ़ता है। कल चके मान लो एक रुपए से, बोलो आगे क्या, 1 रुपए से सेल बढ़ेगा, मतलब 1 रुपए से नहीं 1 टाइम से बढ़ेगा, रुपए छोड़ो 1 टाइम से सेल बढ़ेगा तो 1.25 से ईपीएस बढ़ेगा। हमेशा वी शुड ऑलवेज गिव एन आंसर इन टर्म्स ऑफ टाइम्स की बात हो रही ना। तो क्या बोलो वापस से, 1 टाइम से क्या बढ़ा, 1 टाइम से सेल्स बढ़ा तो ईपीएस 1.25 टाइम से बढ़ा, बराबर है। अब टाइम्स क्यों कर रहे हैं हम लोग? आप देखो ना 5000 से 12000 हुआ, ये कितने टाइम्स हुआ रहे? अभी तो निकाला हमने 5000 से 12000 कितने हुआ? तो वैसे वास्तविक जीवन में ईपीएस भी 1.4 से ही बढ़ना चाहिए था, पर वो 1.4 से नहीं बढ़ा, वो 1 समझ में आ रहा मैं क्या बोल रहा हूँ? नहीं समझे? सेल देखो ना, अभी तो निकाला ना हमने ये, देखो अपना ईबीआईटी कितने से कितने परसेंटेज में बढ़ा 1 तो एक्चुअल में ईपीएस भी तो 1.4 से ही बढ़ना चाहिए था, नहीं? तो मतलब अपना ईपीएस 132 मल्टीप्लाइड बाय 1.4, मतलब ये होना चाहिए था लगभग 76.8, मतलब इतना हो जाना चाहिए था। पता नहीं क्या हुआ। नहीं, अब एक काम करते हैं, ऑसम चीज़ है, आपको लगे दिमाग में जाएगी। अब एक काम करते हैं, इसी क्वेश्चन में ऐसा मानते हैं कि इंटरेस्ट ही नहीं है, तो आपको ताबड़तोड़ समझ जाएगा मैं क्या बोलना चाहता हूं। चलो मान लो ऐसा मानते कि डेट्स ही नहीं है, अरे डेट फ्री कंपनी है। अरे जरूरी नहीं दुनिया की हर कंपनी भिखारी हो, कुछ कंपनी अपना पैसा रख के भी तो होंगे ना, बोरोइंग जरूरी थोड़ी ना है। देयर कुड बी लॉट ऑफ कंपनीज दोज हु आर डू नॉट बोरो एनीथिंग, जिनका खुद का पैसा है। तो बताओ ऐसे सिचुएशन में क्या सेम होगा? चलो कहानी नंबर 2 बाजू में लिख रहा हूं मैं, जिसका ईबीटी ईएटी कहां है, इंटरेस्ट। अच्छा यहां से, चलो मैं यहां से एक नई दास्ता चालू कर रहा हूं, 5000 लिख रहा हूं और 12000 लिख रहा हूं, बराबर है। माइनस में 0 कर रहा हूं। अब देखते क्या परिणाम होगा इसका। उस केस में ईबीआईटी कितना होगा? कुछ लोग मुझे अभी से बता सकते डीएफएल कितना है? 0 होगा? 0 कभी नहीं होता, 1 होता है। मतलब 1 टाइम से ईबीआईटी बढ़ेगा, ईपीएस भी 1 टाइम से ही बढ़ेगा अगर इंटरेस्ट मेरा, जिनको कल का लेक्चर समझोगे अभी कोई ये लाइन आप समझोगे, वरना बाकी लोगों में आपका लिख के दिखा रहा हूं कि मैं क्या बोलना चाहता हूं। अब बताओ क्या बोलेंगे? अभी कितना ईबीटी होगा अपना? अरे अब 0 माइनस तो उतना ही होगा ना। बोलो क्या होगा बाद में? टैक्स कितना आएगा 20% से? मैंने कुछ गलत दिखा क्या? मैंने सही लिखा ना? हाँ आगे बोलो, बोलो रे कितना बचा? इधर कितना बचेगा? 9600, बराबर है। अब बता, शेयर होल्डर भी 100 ही होंगे। अब की बार क्या होगा? ये 40 होगा, ये कितना होगा? 90, बराबर क्या? अब आप मुझे बताओ इस केस में डीएफएल कितना है? आपका समय शुरू होता है, निकालो डीएफएल, परसेंटेज चेंज इन ईपीएस अपॉन परसेंटेज चेंज इन ईबीआईटी, जल्दी करो। परसेंटेज चेंज इन ईबीआईटी एंड परसेंटेज चेंज इन व्हाट? कितना आ रहा है ये? 1.4 अपॉन 1.4, मतलब ही 1 आ रहा है। तो ये कैसे 1 आ गए फिर?
क्योंकि यहाँ पे इंटरेस्ट कितना है, तो इसका मतलब अगर इंटरेस्ट की अमाउंट ही नहीं होगी तो आपका DFL हमेशा एक ही आएगा। ये बात क्लियर अभी समझू मैं, ये आपको समझा है? अब चलो ये इसका करके देख लो कैसा होगा, बताओ परसेंटेज चेंज इन ईएस। समझ गया ना कैसे करना है, करके दिखाओ क्या? अब जैसे 5000 से 12000 हुआ तो कैसे करेंगे कैल्सी पे उसको, लो ना कैल्सी आप, कितना बढ़ा अपना है तो 7000 लिखिए आपने, अपॉन कितने पे बढ़े, तो आंसर कितना है, दिमाग में रखो 1.4। हाँ चलो 40 हो गया 96, 40 बन गया 96, कितने से बढ़ा, समझा नहीं, 56 अपॉन कितने पे बढ़ा, 40 पे, ये भी आया 1.4। अभी परसेंटेज चेंज इन व्हाट, EBIT भी 1.4, परसेंटेज चेंज इन EPS भी 1.4। तब अपना फॉर्मूला ये परसेंटेज चेंज इन EPS अपॉन परसेंटेज चेंज, तो 1.4 अपॉन 1.4 इट विल रिमेन। इज व्हाट इज द मीनिंग ऑफ ऑल दिस? इफ देयर इज नो डेट, DFL will be always 1. If there's a debt, तो वो 1 से ऊपर ही होगा। कितना होगा वो डिपेंड करेगा कितना इंटरेस्ट लिया है। अब चलो अगर मान लीजिए इंटरेस्ट की संख्या अगर बढ़ा दूं मैं इसी क्वेश्चन में, तो आप बताएंगे उसका लेवरेज बढ़ेगा क्या कम होगा? आपका समय शुरू होता है, अगर मैं आपको इंटरेस्ट बोलता हूं 3000 है, तो मन से करके बताओ जल्दी से मुझे। इंस्टेड ऑफ टेकिंग 1000 टेक 3000। योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। अरे कुछ नहीं, यहां पे 1000 के बदले 3000 लिखना है आपको। तो आपका EBT भी चेंज होगा, बहुत कुछ चेंज होगा। करेंगे फिर आप? इतना जल्दी आ गया आपको? कुछ लोगों ने आंसर दे भी दिया, 2.5 कह रहे हैं, इतने जल्दी कैसे हो गया? सर आ जाता है हमारे पास। काफी लोगों ने 2.5 आंसर दिया है, मतलब आंसर तो सही होगा, कुछ लोगों को आया नहीं, ऐसा कुछ है क्या? ए पिंपरी चिंचवड़ आया क्या? चालू है ना? हाँ, किसी को आया नहीं, ऐसा कुछ है? चलो एक काम करते हैं, 2.5 जिसका ओरली आया गया, ये अपने को ऐसे भी लिखना है, ये लिखना है, तो क्या करेंगे, 7 कॉलम बनाएंगे। सुन के लो पहले, कितने कॉलम्स बनेंगे? ऊपर हेडिंग क्या आएगा, DFL। कॉलम कितने आएंगे? सुन के लो, 7। एक आएगा पर्टिकुलर्स, फिर आएंगे 1 2 3 4 5 6। फिर क्या होगा, पहले इसमें हम लोग मानेंगे इंटरेस्ट 1000, पहले 2 कॉलम में। फिर दूसरे, तीसरे और चौथे कॉलम में मानेंगे 0 0, और 5वां 6वां कॉलम अभी ब्लैंक रखना, वो कितने वाला होगा, 3000 वाला। तो तीनों आपके सामने आएंगे। आपको समझा? 4 कॉलम मैंने किए, 2 कॉलम आपको करना है खुद से, मतलब ये सारी चीजें लिखी हुई भी तो चाहिए। तो कितने कॉलम्स बनेंगे अभी? 7 कॉलम बनेंगे। इसको हम लोग सिचुएशन A मानते हैं, इसको हम लोग सिचुएशन B मानेंगे। तो A के बनेंगे 2 कॉलम, B के बनेंगे 2 कॉलम, और C के भी बनेंगे 2 कॉलम। C अभी तक मैंने स्क्रीन पे लिखा नहीं है। 7 कॉलम बनेंगे। ऊपर आएगा हेडिंग DFL, कैलकुलेशन ऑफ DFL। हैंड राइटिंग सब कुछ ठीक चाहिए, पेंसिल स्केल सब कुछ चाहिए, और पेज के मिडल में मत स्टार्ट करना, आंसर बड़ा है बेटा, तेरा आंसर नहीं आएगा वहां पे, इधर चालू कर, बहुत बड़ा है वो। EPS निकालने तक पेज ही खत्म हो जाएगा। मिस्टर जैन साहब, नए पेज पे शुरुआत करो जल्दी। कोशिश करें कि खुद से ले। पेंसिल्स के लिए आपकी जरूरत है, कैल्सी आपकी जरूरत है, रोज क्लास में लेकर आइए। संभालो बेटा। $3000 इंटरेस्ट होगा।
हाँ, ऊपर यहाँ तक तो सेम ही है ना, 5 5th और 6th कॉलम में भी आपको ये तो सेम ही है, सिर्फ आपको इंटरेस्ट में चेंज करना है। नहीं, ये ABCDEF नहीं है, पहले 2 कॉलम A है, फिर तीसरा और चौथा कॉलम B है, बराबर ना। एक सिचुएशन A B समझा ना क्या है, A में 2 कॉलम्स है, सिचुएशन B में 2 कॉलम है, सिचुएशन C में 2 कॉलम है। तो आप पहले A और B कर दो, C लगे तो मैं करके देता हूँ आपको। मैंने 4 कॉलम किया, आप भी 4 करो, बाद में तो अपन साथ में करेंगे शायद। पहले 4 कॉलम तो खत्म करो आप, वो तो मैंने भी सॉल्व करके दिए है स्क्रीन पे। EBIT सेम ही आएगा, 5th 6th कॉलम में सेम ही तो है। दूसरा फॉर्मूला और पहला फॉर्मूला तो एग्जाम में कौन सा निकलना है? कोई भी कोई भी चलेगा। आंसर तो सेम ही आना है। नहीं सर, जो दूसरा वाला है उसके अंदर कुछ आंसर रहता है। ऐसा कहाँ होगा? कंट्रीब्यूशन अच्छा, यहाँ तक सभी लोग पहुंचे क्या? सभी लोग पहले 4 कॉलम का EPS टैली करें अपने आंसर से, EPS तक खुद पहुंचे फिर टैली करें। 5th और 6th कॉलम का चाहे तो मैं आपके साथ करूंगा वापस से। 3000 इंटरेस्ट वाला आप कर रहे हो क्या? कर रहे तो करो, वरना मैं भी करूंगा अगर आप। हाँ, सब कुछ सेम ही है, सिर्फ इंटरेस्ट में बदलाव है बस। मैंने 20 लिया मेरे एग्जाम्पल में, तो तुम भी 20 करो। इसका मतलब कट करो और लिखो ऐसे, नहीं तो तुम्हारा और मेरा आंसर टैली नहीं होगा। इतना टाइम नहीं होना चाहिए रे, फटाफट करो आप। आपको टैली करना है, आपको और मेरा EPS सेम आ रहा है। आर वी गेटिंग द सेम आंसर? नासिक बोलो, दोनों का भी कितना है EPS? पहले 4 कॉलम का बताओ।
आया उतना? ठीक है। कितना है? 32, 88, 40, 96 बराबर है। और जिनका हो गया वो नेक्स्ट कॉलम करो, 5th 6 वो भी निकाले आप। उसका एपीएस कितना है? 16 और 72। अच्छा ऐसा कितने लोग का है? 16, 72 मतलब 5th कॉलम का 16 और 6th कॉलम का 72, सभी का एक साथ, मतलब सभी का करेक्ट होगा। मैं करता हूँ फिर भी। जिन लोग का 16, 72 नहीं आया है वो प्लीज़ अपने आंसर को वापस से एक बार चेक करें, हो सकता है आपने कुछ गलती की है, नॉट गेटिंग द सेम आंसर। अगर वक्त है तो डीएफएल निकाल सकते हैं आप उसके नीचे। 6 डीएफएल चाहिए मुझे, 6। एवरी कॉलम विल हैव इट्स ओन डीएफएल। और सभी का डीएफएल का फॉर्मूला भी मालूम है आपको। क्या करना है डीएफएल? वो सिंगुलर फॉर्मूला लो ना। क्या है फॉर्मूला सिंगल वाले कॉलम का? 6 कॉलम के 6 डीएफएल आएंगे। 6 डीएफएल देख लो एक बार। सभी के निकाल लिए? वेरी गुड। बिल्कुल पेंसिल स्केल सब कुछ यूज करना है आपको। फॉर्मेटिंग में कुछ गड़बड़ नहीं चाहिए, गंदगी मत करना वहां पे। एग्जामिनेशन में प्रेजेंटेशन अच्छा ही चाहिए। हाँ तुमने दोनों कॉलम का कंपैरिजन से निकालना। तुम सिंगल सिंगल निकालो, 6 मिलेंगे तुम्हें। अभी तुमने जो निकाले ना वो तुम्हें हो गया वो भी। अच्छा कोई बता रहे हैं मुझे कि डीएफएल कितना है? 6 डीएफएल कितने हैं? 6 डीएफएल बता बेटा, बताओ। 6 डीएफएल आ चुके हैं इनके पास में। 1.25, 1.09, 11, 2.5, 1.33। अब मैं सारी चीजें आपके सामने वापस करूंगा, हो सकता है कुछ लोगों को नहीं आया हो। मैंने पहले 4 कॉलम्स का डीएफएल निकालना है। मैंने पहले 4 कॉलम का डीएफएल निकालना है। चारों कॉलम हो गए क्या सबके? पहले 5th और 6th पूरा इंटायर मैं वापस करने वाला हूं, पर पहले 4 पे फोकस करना। सभी लोग जिनको नहीं आ रहा है, उधर जबलपुर कुछ बोल नहीं रहा बेटा, तू खड़े हो जाओ। क्या आंसर है किसका? पहले वाला रुकला मुझे। 1.25 बोल रहा है ना तू? ये बोलो रे क्या अपन क्या करना पड़ेगा? सिंपल वाला फॉर्मूला बोलो। ईबीआईटी कितना है? 5000। ईबीटी कितना है? कितना है? 1.25 ले लूं क्या? ये मैं 1.25 ले रहा हूं। 1.25 बराबर। दूसरा वाला बोलो। अरे फॉर्मूला बोलो पहले यार। ईबीआईटी अपॉन, तो क्या ईबीआईटी 12000 अपॉन कितना करूं? तो सेकेंड वाले का कितना है? 1 पॉइंट बराबर क्या? कैन यू प्लीज टेल मी फॉर थर्ड? ईबीआईटी अपॉन ईबीटी। ये तो 5000 अपॉन 5000 हो रहा है। कितना आएगा? 1। कितने लोगों का 1 आंसर आया ये? अब सभी लोग इस एरिया में आ चुके हैं, बिल्कुल सही। हाँ इसका भी कितना आएगा? 12000 अपॉन 12000। 4 आपने डीएफएल निकाल दिया अब तक। इसमें कोई डाउट नहीं। मुझे कुछ कहना है जो अभी मैं कर रहा हूँ 5th और 6th कॉलम के बारे में, वो भी मैं कर रहा हूँ आपके सामने, फिर अपन टैली करेंगे। हाँ जी बोलो कितना है अपना ईबीआईटी? अपने पास 2 सिचुएशन है, एक 10,000 कॉलम, एक 20,000 कॉलम। ठीक है बताओ। बराबर है।
और हम लोग यहाँ पे क्या बदलाव कर रहे हैं? एक ही चेंज है सिर्फ, इंस्टेड ऑफ टेकिंग इंटरेस्ट 0 and 1000 वी आर टेकिंग व्हाट? हाँ, तो बताएंगे क्या माइनस होगा? इंटरेस्ट 3000, इधर बोलो अब क्या आएगा? ई बी, हाँ कितना लूं? 2000, इधर कितना आएगा? बराबर क्या? अब बोलो टैक्स रेट कितना है? 400, 1800, हाँ आगे बोलो। EAT कितना आएगा? हाँ इधर 7200, बराबर, एकदम सही। इनका EPS भी चाहिए मुझे, तो नंबर ऑफ शेयर होल्डर्स 100। EPS बोलो आगे 16। देख लो सभी का आंसर सही क्या? EPS सभी का सेम है। अब बताओ मुझे क्या निकालना है? DFL। सबसे सिंपल वाला फॉर्मूला यूज करते हैं, कौन सा? EBIT अपॉन क्या? EBT। तो 5000 अपॉन कितना आएगा? 2.5। काफी लोगों ने बहुत पहले ही आंसर दे दिया इसका, ठीक है। और 12,000 अपॉन कितना करूं? 9,000। ये कितना आएगा? 1 देखो सभी लोग अपना आंसर सही है, कोई कंफ्यूजन, कोई शक, सवाल क्लियर? कितने लोग का पूरा आंसर सही है? सब कुछ सही, सारे 6 कॉलम पूरा 100%। ऑसम चीज है। एक कंफ्यूजन वाली चीज है, जैसे कि ये बच्चा मुझे पूछ रहा था, सर मैंने जो एक फॉर्मूला, सेकंड फॉर्मूला यूज किया परसेंटेज से, तो उसके हिसाब से 3 ही DFL निकल रहे मेरे और आप जो कह रहे 6 DFL निकाले आपने, तो फिर एग्जाम में कैसा होगा ये? राइट? अरे तुम क्या कर रहे हो? वो एग्जामिनेशन में जो आप जो कर रहे हो वो भी सही है। तो इनको 3 जो मिले ना, इनको पहले कॉलम, तीसरे कॉलम और 5वें कॉलम का मिला। इनके फॉर्मूले से और अपने फॉर्मूले से फर्स्ट, थर्ड, फिफ्थ का आंसर सेम ही आएगा। अब वो भी टैली करेंगे, ताकि आपको ये नहीं होना चाहिए साला इससे आंसर आता अलग, आंसर अलग आ ही नहीं सकता। होता क्या है, कंपैरिजन करने को 2 कॉलम चाहिए। तो जब आपके इसमें पहला कॉलम और दूसरा कॉलम है, तो जाहिर सी पहले को दूसरे से कंपेयर करो, इसलिए पहले का ही DFL निकलेगा, दूसरे का DFL निकल नहीं सकता, बिकॉज उसका वाला कोई नहीं है तीसरा। तो दूसरे के बाजू में अगर मैं तीसरा कॉलम उसकी जैसा लगा दूं ना, जैसे मान लो पहले कॉलम में 1000 रुपए इंटरेस्ट लिया, दूसरे कॉलम में 1000 रुपए इंटरेस्ट लिया, और तीसरा कॉलम 30,000 करके अगर मैंने 1000 रुपए इंटरेस्ट लिया ना, तो दूसरे का भी DFL निकल सकता उस फॉर्मूला से। पर हमारे सिचुएशन में हमने समझा क्या? तो इसीलिए आपको उस फॉर्मूले से 3 ही DFL निकलेंगे, पर इस फॉर्मूला के और उस फॉर्मूला के DFL सेम ही आएंगे। देखो करके देखो, अभी क्या होगा? इसका 10,000 का DFL निकाल रहे हैं हम। इधर मेरे पास देना, कोई हिलना मत, अभी बहुत इंपॉर्टेंट चल रहा है। 10,000 है, अपने फॉर्मूले से कितना DFL आया इसका? अरे बोलो ना कितना है? 1.25 है। अभी ये सिंपल वाले फॉर्मूले से है। अभी कॉम्प्लेक्स फॉर्मूला कौन सा है? परसेंटेज चेंज इन EPS। बोलो कितना परसेंटेज EPS? सर ये 32 का 88 हुआ, 88 माइनस 32 डिवाइडेड बाय 32 कितना परसेंटेज है? 1.75 बराबर है। ये परसेंटेज चेंज इन क्या है? ये 1 पॉइंट बराबर क्या है? यही निकाला था हमने। उसके बाद में बोलो ना दूसरा, परसेंटेज चेंज इन व्हाट? EB। अब 5,000 से हुआ 12,000, कितना बढ़ा भाई? 7,000 अपॉन कितने पे बढ़ा? तो ये कितने से बढ़ा? 1 पॉइंट, तो 1.75 अपॉन 1.4, ये भी आया 1.25। मतलब इस फॉर्मूला से भी 1.25 आया और अपने वाले फॉर्मूले से भी 1.25 है। अब फिर आप बोलेंगे सर 2 ये कॉलम का निकाल के बताओ। ये बच्चा मुझसे वही अड़ गया, तो इसका बताओ फिर कैसे आएगा? इसका नहीं आ सकता है इस फॉर्मूला से, क्योंकि इसके बाजू वाला कुछ नहीं है। जिसका निकालना उसका डिनोमिनेटर, जैसे नीचे 5,000 है उसकी जगह हम 12,000 ले लेंगे, तो उससे निकल जाएगा। क्या बोल रहे हैं? जैसे 7,000 डिवाइड बाय 5,000 है, अच्छा 7,000 डिवाइड 12,000 करेंगे तो उसका चेंज आ जाएगा उस कॉलम में। सेम EBT का करेंगे और एक कॉलम बना के ना, इसी कॉलम पे। हाँ नहीं, क्या कैसा करना है? क्या हाँ किया?
रिवर्स करके सेकंड का निकालेंगे। पर ये बिल्कुल सही कह रहे हो आप, जो भी आप भी कह रहे हो सही कह रहे हो। पर वो कंफ्यूजन ये क्यों मैं जवाब दे रहा था, ये मुझे जवाब नहीं देना था, पर ये ऐसा कोई किसको डाउट है, जब हमारे पास में सीधे रास्ते से अगर डीएफएल निकल रहा है, व्हाई आर वी सपोज टू यूज कॉम्प्लेक्स मेथड? परसेंटेज चेंज में घुसने की जरूरत ही नहीं है। काय को इतना टेंशन है, उस परसेंटेज चेंज में कैसे कैलकुलेशंस बढ़ जाते हैं, इसमें क्या है ऊपर नीचे डिवाइड किया था, यू आर गेटिंग आंसर। पर मुझे ये प्रूव करना था कि वो गलत नहीं, हम जो कर रहे हैं वो भी सही है। ऐसा नहीं कि उसका नहीं निकल सकता, सेकंड का जैसे ये कह रही वो भी मेथड से निकल सकता है, जब मैं कह रहा हूँ एक कॉलम ऐड करके उस मेथड से भी निकल सकता है। वो मेथोडोलॉजी अलग हो सकती है, पर उसका भी निकलना है तो निकल सकता है। पर अगर हमारे पास में सीधा रास्ता अवेलेबल है, कौन सा सबसे रास्ता? EBIT अपॉन, अगर मैं यही चीज अगर बी कॉलम, इधर देखना, अब बी कॉलम का बी सिचुएशन का फर्स्ट कॉलम का कितना EBIT है? 1 है, 1, अरे 1 है ना, 1। तो अगर मैं परसेंटेज चेंज से कर सकता हूँ क्या? इसका कर सकता हूँ ना? बोलो क्या आंसर है? परसेंटेज चेंज इन EPS। तो इसका EPS कितना बढ़ा? 40 का 96 कितना होता है? हेलो, कितना बढ़ा है? तो 96 अपॉन क्या करना है? 96 माइनस 40 हो गया, तो कितना बढ़ा है? 56। कितने पे बढ़ा? तो डिवाइड बाय 40 किया, तो कितना बढ़ा है? 1.4 बढ़ा। अब बताओ ये कितने EBIT कितना बढ़ा है इसका? 5000 पे 12000, बोलो भाई। तो कितने से बढ़ा ये? 7000। कितने पे बढ़ा? तो ये भी कितना हुआ? तो 1.4 अपॉन, तो मतलब इस मेथोडोलॉजी से भी वो आंसर 1 ही आता है, पर वो इसका आ रहा है। समझ गया? राइट है। पर एडवाइजेबल एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से टाइम पहले भी कम होता है हमारे पास में, तो सीधे मेथड से निकल रहा है, क्यों इतना? ये तो सिर्फ नॉलेज होना जरूरी। और कभी कभी वो क्या करते हैं, परसेंटेज कब चेंज कब लगता है, एक बार आज क्वेश्चन आने वाला है, वहाँ पे परसेंटेज चेंज वाले से तुरंत आंसर निकल जाता है। उसने क्या कर दिया है, उसमें एक आंसर दिया है, उसमें उसने क्या किया? DFL दे दिया। क्या दिया है? उल्टा किया उसने, DFL दे दिया। और वो क्या बोल रहा है? परसेंटेज चेंज इन सेल्स भी दे दिया। और वो बोल रहा है बताओ EPS कितना है। अभी कैसे ग्रैंड मस्ती हुई है। अब वो क्या कर रहा है, वो फॉर्मूला की 2 चीजें दे रहा है। अक्सर अपन DFL निकाल, वो बोल रहा DFL है, ये ले लो DFL। वो फॉर्मूला का परसेंटेज इन EPS वो नहीं दिया, पर नीचे का परसेंटेज चेंज इन जो EBIT वो दे दिया। समझा मैं क्या बोल रहा हूँ? तो एक चीज दिया और एक चीज, तो इसका मतलब वो फॉर्मूला को लगाओ और तुरंत आंसर पाओ। तो इसीलिए ये फॉर्मूला समझना भी जरूरी है। ऐसा नहीं कि वो काम का नहीं है, पर अक्सर यूज हम लोग सीधा करेंगे। जब कुछ ऐसी चीजें उलझन में आएगी तो वी कैन यूज दिस फॉर्मूला एज वेल। तो आज वो क्वेश्चन आने वाला है, मैं आपको बताऊंगा बस थोड़ी देर में। आई होप अभी अपना सब कुछ सही चल रहा है। आपको मुझे जवाब देना है दोस्तों। अगर मैं आपको एक क्वेश्चन दूंगा तो क्या आप सॉल्व कर पाएंगे? और दोस्तों क्वेश्चन करेंगे। चेक इट आउट। क्वेश्चन नंबर 2, आप सभी के पास में मॉड्यूल 1 आ चुका होगा। पेज नंबर 3.7, पेज नंबर 3.7। और वो दिखाना एक बार, FM रॉक्स। कल ऑफिस में से आपको FM रॉक्स ये जो बुक है वो ऑफिस में से कलेक्ट करना है। इसके 2 वॉल्यूम है, वॉल्यूम 1, वॉल्यूम 2। ये जो मैं आपको बार बार बुक दिखाता हूँ ना, ये वाली, ये आपको दे रहा हूँ मैं। ये देखो कैसा ऑसम प्रेजेंटेशन है इसमें। ये जो है ना, अबे लेवरेज टॉपिक में कितने क्वेश्चंस है? बहुत सारे। तो क्या करते हैं देखो, ऐसे एक बार देख लो, आपको सिर्फ बता रहा हूँ मैं। इधर देखना, ये बुक मैं आपको दे रहा हूँ जो सबसे अच्छी बुक है। अभी जो ये बुक बताओ, इसमें सिर्फ क्वेश्चन ही क्वेश्चन है और थ्योरी है। ये वाले में सॉल्यूशंस जो हम लोग क्लास में आपसे सॉल्व करवाएंगे। पर एक बुक तो आपके पास चाहिए जिसमें मैंने सॉल्व करके दिया हो। हाँ, मैंने सॉल्व करके। तो इसीलिए मैंने क्या किया है, आपको दिख रहा है ये चैप्टर का नाम क्या है? सुन के लेना। देखिए लेवरेज यहाँ पे भी मैं खोल रहा हूँ, और इतना वर्ल्ड क्लास प्रेजेंटेशन आपको कहीं दिखेगा नहीं। ये बुक मैं आपको दे रहा हूँ, आपके फ़ायदे की है। आप जैसे ही यहाँ पे क्या लिखा है, ये उसके फॉर्मूलाज है, रेडीमेड आपको मिल गए। ये भी आपको आज हमने खुद ने लिखा, वो भी आपको मिल गए।
इससे क्या होगा, आपके पास में एकदम अच्छे प्रेजेंटेशन से लिखा हुआ है, आपने खुद से तैयारी भी कर ली, और एग्जामिनेशन के पहले आपको करना है तो फटाफट 2 पेज में पूरा लेवरेज के चैप्टर के फॉर्मूले भी रिवाइज हो गए, ये भी रिवाइज हो गया, इससे आपका टाइम सेव हो गया। दूसरी सबसे इंपॉर्टेंट चीज यहां पे क्या लिखा, ध्यान से पढ़ना ऊपर, फॉलोइंग आर दी 5 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आउट ऑफ टोटल, मतलब ये बुक में मैं आपसे इस क्लास में 21 प्रश्नों का सॉल्यूशन करवा के लूंगा। हम एक एक सॉल्व करेंगे, अभी तक से हमने एक सॉल्व किया है, पहले नंबर का कल किया था, ऐसे हम लोग कितने सॉल्व करेंगे, 20, हर एक सॉल्व करेंगे क्लास में, एक भी छोड़ेंगे नहीं, और उसमें पूरा सब कुछ सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे। फॉलोइंग आर द इंपॉर्टेंट 5 क्वेश्चंस आउट ऑफ टोटल 21 क्वेश्चंस। फिर आप बोलेंगे सर 21 सॉल्व हम लोग क्लास में करेंगे, ये 5 अलग क्या है, ये 5 वो क्वेश्चंस है जो 21 के अंदर के आई हुई सारी एडजस्टमेंट कवर करती है। सर उससे फायदा क्या होगा, आप मुझे बताएंगे क्या फायदा होगा आपका। तो मतलब मेरी क्लास होने के बाद जब आपको रिवाइज करना है, तो अगर आपने 5 भी रिवाइज कर लिए तो आपका चैप्टर रिवाइज हो गया ना, 21 में टाइम क्यों गलाओगे, और वो भी वर्ल्ड क्लास प्रेजेंटेशन के साथ में। ये ऐसी अनोखी बुक है, पूरे इंडिया में किसी भी एफएम के टीचर जो 25 सालों से पढ़ा रहे, उन्होंने भी मुझे कॉल करके बोला सर ऐसे हमने भी नहीं सोचा आज तक, फैकल्टी का नाम नहीं ले सकता, पर उन्होंने सर यार ये क्या किया आपने, मैंने कहा सर देखो आप क्या किया है, इस तरह देखिए ये बुक, और ये इसको नोटबुक जैसा बनाया मैंने, मतलब ऐसा लगता है कि आपकी खुद की हैंडराइटिंग है, हैंडराइटिंग इसका फॉन्ट अलग है, देखो ये आपका बुक वाला फॉन्ट नहीं है, यू विल फील इट इज योर ओन राइटिंग है ना। और उससे क्या होगा, हो सकता है आपकी हैंडराइटिंग कल्चर के आपको नहीं समझ में आ रहा है, आपका प्रेजेंटेशन इतना अच्छा नहीं होता, आपको फटाफट रिवाइज करना है, इतना फास्ट रिवाइज करना, और वो भी देखो प्रेजेंटेशन देखिए इस तरह से पूरा अच्छे से आपको करके दिया, ये बुक आपको मिल रही है, तो मतलब रिवीजन का टेंशन खत्म हो गया, 2 चार्ट से पहले रिवाइज करने का, और 21 तो सॉल्व करने की जरूरत नहीं है, 5 फटाफट तुम सॉल्व करेंगे, यहाँ से टिक टिक करके चेक कर लेंगे, हाँ भाई बराबर है बराबर बराबर हो गया अपना। तो मतलब क्लास के साथ में ये बुक होगी और क्लास के बाद में ये बुक होगी। सर मतलब इतना बुक कर लेंगे तो कहते इतने बुक में आपके इस वॉल्यूम में मैंने कितने चैप्टर कवर किए, मैं बताऊँ आपको, कुछ 5 या 6 इसमें कवर किए, 5, और अगले वॉल्यूम में रिमेनिंग चैप्टर, इसमें 6 चैप्टर कवर किए मैंने। तो सर मतलब इतना पढ़ेंगे तो 6 चैप्टर रिवाइज हो जाएंगे, बिल्कुल 100% हो जाएंगे। तो सर इतना सॉल्व करने की जरूरत है नहीं, मैंने वो ऐसे 5 रैंडम कोई भी 5 नहीं किया है, मैंने हिसाब लगा के एनालिसिस करके मैंने खुद प्रॉब्लम्स भी बनाए। कभी कभी अगर मुझे लग रहा है ये एडजस्टमेंट कवर नहीं हो रही, या फिर एक ही एडजस्टमेंट के लिए क्या को नया प्रॉब्लम बनाने का, तो मैंने उतनी एडजस्टमेंट उठा के इसमें कॉम्बो डाल दिया। नहीं समझा मैं क्या बोल रहा हूँ। अभी यार एक पूरा क्वेश्चन डालूंगा उसमें सिर्फ 2 एडजस्टमेंट नहीं है, तो वो एक नया देने से अच्छा उसकी 2 एडजस्टमेंट मैंने इसी क्वेश्चन में घुसेड़ के आपको बोल दिया यही क्वेश्चन यूज करें ताकि आपको टाइम सेव हो जाए। अब मैं आपको आज के बारे में नहीं सोच रहा हूँ, मैं सोच रहा हूँ क्लास, मेरी क्लास होने के बाद में क्या, तो मेरी क्लास होने के बाद का इंतजाम भी आपके पास में है। तो नाउ यू विल बी एबल टू रिवाइज एंटायर एफएम इन वेरी शॉर्ट। ये नोट आपको कल ऑफिस में से कलेक्ट करना, जिसमें वॉल्यूम ए भी कर लेना, वॉल्यूम बी भी कर लेना, दोनों के दोनों आपके पास रखना। तो ये मतलब मेरी क्लास के बाद में जो अपना 4 to 9 का प्रोग्राम है उसमें हम लोग इसका काम करेंगे, पूरा सॉल्व यही हो जाएगा क्लास में, सही ना। तो मतलब आपका रिवीजन इधर ही खत्म हो जाएगा। डन, ओके। अब चलो मैं आपको कहा लेके जा रहा हूं, क्वेश्चन नंबर 2 में। एवरीबॉडी रेडी? ओके, क्वेश्चन नंबर 2 में पढ़ेंगे सभी लोग। एवरीबॉडी देखते कितने लोग सॉल्व कर पाएंगे। ओके, सभी लोग एक बार मेरे साथ पढ़ते समय मेरे से छूटना मत, कहीं मेरे साथ में पढ़ना, सॉल्व अपने दम पे करना। एक बार पढ़ेंगे सभी लोग, कॉन्सेंट्रेट, स्क्रीन के ऊपर सभी लोग देखेंगे। अब फर्म है सेल्स कितना, 40 लाख का सेल है। कितने लाख का सेल है? 40 लाख रुपए का सेल किया है। वेरिएबल कॉस्ट कितनी है? कुछ लोगों के दिमाग में आ गया सेल्स माइनस वेरिएबल कॉस्ट मतलब कंट्रीब्यूशन तो मिल गया होगा, फिक्स कॉस्ट भी मिल गया, साला मतलब सब कुछ तो रेडीमेड ही है। मतलब क्या मिल गया अपने को? ईबीआईटी तक तो सभी लोग दिमाग में पहुंच गए होंगे। आगे ईबीआईटी का में 10% डेट भी दिया हुआ है ऑफ 30 लाख। इंटरेस्ट कितना होगा? 30 लाख का 10% 3 लाख, तो 30 लाख का 10% 3 लाख मतलब इंटरेस्ट माइनस तो आपका ईबीटी भी निकल गया। ईबीटी तक सब लोग लॉजिकली पहुंचे गया। आगे इक्विटी कैपिटल 45 लाख रुपए दिया हुआ है। आगे देखते हैं अपने को क्या चाहिए। वो बोल रहे मुझे ऑपरेटिंग चाहिए और फाइनेंशियल लिवरेज चाहिए। मुझे बताओ ऑपरेटिंग लिवरेज का सिंपल फॉर्मूला के लिए क्या क्या चाहिए? कंट्रीब्यूशन चाहिए, ईबीआईटी वो वैसे निकल रहा। अपने को डीएफएल निकालने के लिए क्या चाहिए? ईबीआईटी अपॉन ईबीटी वो वैसे निकल रहा है।
तो ये कैपिटल जो दिया है ना, ये आपको गुमराह करने के लिए दे दिया है। भाई ले और तो कंफ्यूज होकर 2-4 मिनट घला दे, हम वही चाहते हैं, उसका कोई उपयोग नहीं है। आप डायरेक्टली भी सॉल्व कर सकते हो, आपका समय शुरू होता है। क्यों निकाल रहा है? निकालने की जरूरत है क्या? जूम आउट करो क्या? वहां पे लिखो क्वेश्चन नंबर 2, पेज नंबर 3.7। डायरेक्टली क्वेश्चन चालू मत करना, आपको आदत बहुत गंदी, तुरंत ठोकना चालू करते हो। पहले पूरा कौन लिखेगा? क्वेश्चन नंबर 2, पेज नंबर 3.7। स्केल, पेंसिल लिखेंगे। कितने कॉलम बनेंगे सर? 2 ही कॉलम बनेंगे, उसमें भी स्केल पेंसिल लिखे, क्यों नहीं लेंगे? एक आएगा पर्टिकुलर्स, एक आएगा अमाउंट। आ भी गया आंसर? कितना निकला? आ गया? वेरी गुड जामनगर, आई एम सो प्राउड ऑफ यू। 1.60, 1.66 एंड 1.5। ऐसा इतना फास्ट मत करो यार, थोड़ा टाइम लो। वेरी गुड यार। गाइस डन? कितने जल्दी क्वेश्चंस खत्म कर लेते हो आप। वेरी गुड। चलो बोलो, चालू करें? मैं चालू कर रहा हूं, बस 1 मिनट में खत्म करूंगा। सेल कितना है भाई? 40 लाख रुपए। बोलो 25 लाख, 15 लाख। सही है अभी तक? आगे फिक्स कॉस्ट 6 लाख रुपए। बोलो EBIT कितना है? आगे बोलो। इंटरेस्ट कितना है? 30 लाख पे 10% मतलब 3 लाख रुपए हो रहे हैं।
कितना होगा ये? EBT सही है, खत्म ही हो गया अभी मेरा तो। चालू करें डॉल। क्या है डॉल का फॉर्मूला? कंट्रीब्यूशन अपॉन EBIT। बोलो कंट्रीब्यूशन कितना? 15 लाख। EBIT कितना है? कितना है? 1 पॉइंट, सही है। और DFL का फॉर्मूला है EBIT अपॉन EBT। क्या कर रहा हूं मैं? DFL का फॉर्मूला क्या है? EBIT अपॉन EBT। हाँ जी बराबर, EBIT अपॉन EBT। बोलो कितना कितना? EBIT कितना है मेरा? 9 लाख अपॉन कितना करूं मैं? तो ये हो गया 9 लाख अपॉन कितना है? कितना आएगा ये 1.5। सभी लोग का आंसर सही होगा। या सो वी आर मूविंग ऑन द नेक्स्ट क्वेश्चन गाइस। कम ऑन, चेक इट। क्वेश्चन नंबर 3, चेक इट आउट। क्वेश्चन नंबर 3 गाइस। ओके, इससे पहले मैं क्वेश्चन नंबर 3 चालू करूं, आपको मैं कह देना चाहता हूं एक बात जो बहुत सिंपल है। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ कंबाइंड लेवरेज? कंबाइंड लेवरेज इज नथिंग बट द कॉम्बिनेशन ऑफ फाइनेंशियल लेवरेज एंड ऑपरेटिंग। तो फॉर्मूला सुनना, बहुत मजा आएगा सुनते हो। कंबाइंड लेवरेज इज इक्वल टू डॉल मल्टीप्लाइड बाय DFL, दैट्स इट। ओवर मतलब अगर आपने डॉल निकल गई और अपना DFL निकल गया, दोनों को मल्टीप्लाई किया, अपना DCL निकल गया। ये क्यों बोला मैंने? क्वेश्चन में देखो क्या क्या निकालने बोला है। उनको ऑपरेटिंग भी चाहिए, उनको फाइनेंशियल भी चाहिए, उनको कंबाइंड भी चाहिए। तो डॉल निकल गया, DFL निकल गया, तो DCL तो बाय प्रोडक्ट है, दोनों को मल्टीप्लाई करने से मिल जाता है। उसका क्या फॉर्मूला है इसके बाद बताऊंगा, पर ये क्वेश्चन करेंगे पहले। सुनो एक बार, क्वेश्चन को समझ लेंगे फिर साथ में सॉल्व करेंगे। आउटपुट कितना बोल रहा है? P में PQR 3 सिचुएशन हमारे सामने है, प्लीज कॉन्सेंट्रेट करना स्क्रीन के ऊपर। हाँ जी, P का सेल के आउटपुट कितना है? यूनिट बोल रहा है वो, अब की बात सेल नहीं, कंफ्यूज मत होना। यूनिट्स बोल रहा है, यूनिट्स है वो, इट इज नॉट द सेल अमाउंट। सर सेल अमाउंट कहीं दिया है क्या? हाँ, तो आप मुझे बताओ पहले वाले का सेल कितना हुआ? कैलसी लीजिए हाथ में। सर ये 2.5 लाख को मल्टीप्लाई कर दो आप 7.5 से, 18,75,000। इज इट ओके? बताएंगे वेरिएबल कॉस्ट कितनी है? स्क्रीन पे सिर्फ मैं P की बात कर रहा हूं, QR की तो बात ही नहीं कर रहा हूं। व्हाट इज द वेरिएबल कॉस्ट? 5 रुपीज पर यूनिट। अपना सेल कितने यूनिट का हुआ है? 2,50,000 यूनिट का सेल हुआ, तो 2.5 लाख को मल्टीप्लाई कर दो 5 रुपए से, 12.5 लाख रुपए का अपना वेरिएबल कॉस्ट हुआ। बचा कितना? कंट्रीब्यूशन। तो सेल्स अमाउंट आ गई, वेरिएबल आ गई। पर आपको एक शॉर्टकट मेथड बताओ क्या? ना सेल्स निकालने की जरूरत है ना वेरिएबल, डायरेक्ट कंट्रीब्यूशन करो ना। क्यों थक रहे हो? नहीं समझे? मैं आपका 2 मिनट बचा सकता हूं। डायरेक्ट क्या करो, पर यूनिट का कंट्रीब्यूशन बताओ। अगर आपको वैसे करना तो वैसे करो, पर क्यों थक रहे हो? कुछ लोगों को समझाओगा मैं क्या बोलूं। सेलिंग प्राइस कितनी है भाई? वेरिएबल कॉस्ट कितना है भाई? तो बचा कितना मेरा कंट्रीब्यूशन? तो 2.5 मल्टीप्लाइड बाय अगर मैं 2.5 लाख कर दूं तो डायरेक्टली कंट्रीब्यूशन मिलेगा। तो पहले 2 कॉलम लिखते ही क्यों? डायरेक्ट कंट्रीब्यूशन से शुरुआत करो ना। वैसे भी सेल्स और वेरिएबल कॉस्ट का फॉर्मूला भी इस्तेमाल होता ही नहीं है। व्हाट डू आई नीड इन द फॉर्मूला? कंट्रीब्यूशन, EBIT, EBT। 3 चीजें तो है, कंट्रीब्यूशन, EBIT, EBT। इफ आई एम हैविंग दिस 3 थिंग्स आई एम एबल टू डू एवरीथिंग। सो व्हाई शुड आई कैलकुलेट सेल्स माइनस? वो तो हर क्वेश्चन में दिया होता है, वैसा करना जरूरी होता है, पर इन दिस क्वेश्चन व्हाई अननेसेसरी? ऐसी चीजें आपको ढूंढना जरूरी होती है अननेसेसरी। फिर आपका फिर बोलते कि यार मेरा इकोनॉमिक्स का 5 मिनट का थ्योरी रह गया। ये ऐसा नौटंकी करने से वो थ्योरी लिखो ना भाई। सिर्फ बात ये नहीं कि आपको आ रहा है, ये भी बात होती है कितने समय में आ रहा है, बिकॉज 100 मार्क का पेपर है भाई। कई बार देखते हैं आप ग्रुप 1 में कई लोगों ने एग्जाम दिया है, 80 मार्क का है, 85 का है। कितने लोग हैं जिन्होंने ग्रुप 1 का एग्जामिनेशन दिया? अभी दिया। क्या ऐसा कभी हुआ आपको आ रहा था, टाइम नहीं मिला? मतलब यू आर नोइंग द आंसर, यू कुड नॉट। आपके साथ में भी ऐसा हो? क्या होता है मालूम क्या है? आप क्या करते हैं, पहले इमोशनल हो जाते हैं।
यू वेंट ऑन राइटिंग सो मच, फिर आपको बाद में लगा अरे यार ये तो रह गया. So it is not about getting the answer, it is about getting the answer on right time. Efficiency also matters, right everyone? Come on, मतलब contribution कितना है? लो कैलसी लो भाई हाथ में, 2.5 रुपए मल्टीप्लाइड बाई 2.5 मल्टीप्लाइड बाई कितना करूं? 2.5 लाख, 6.25. दूसरे का कंट्रीब्यूशन बोलो. 7 रुपए का सेल हुआ, 2 रुपए का वेरिएबल कॉस्ट है, 5 रुपए मेरा कंट्रीब्यूशन हुआ, तो 5 रुपए मल्टीप्लाई सवा, वो भी उतना ही आ रहा है क्या? हाँ जी. तो अगर मैं 1.25 लाख क्वांटिटी को 5 रुपए से मल्टीप्लाई कर तो 6,25,000 इधर भी मेरा कंट्रीब्यूशन आ रहा है. और इज द कंट्रीब्यूशन फॉर थर्ड वन? प्लीज कैलकुलेट. कितना आ रहा है कंट्रीब्यूशन? सर इसका देखो कैसा है कि 10 रुपए में बिकता है, 7.5 उसका वेरिएबल कॉस्ट है, बचता 2.5 रुपए है. तो 2.5 रुपए को मल्टीप्लाई करेंगे हम लोग 7.5 लाख, ये आ रहा है 18,75,000. कंट्रीब्यूशन आ गया. फिक्स्ड कॉस्ट दी है तीनों की अलग अलग, राइट? एक की 5 लाख, 2.5 लाख, 10 लाख, बराबर है. तो फिक्स्ड कॉस्ट सबके जगह पे लिख देंगे, तो क्या मिलेगा हमें? EBIT मिल जाएगा. अब क्या माइनस करना पड़ेगा? इंटरेस्ट. इंटरेस्ट फर्स्ट कॉलम का है, सेकंड का है, थर्ड का 0 है, मतलब नहीं, मतलब 0 है. तो अब तीनों का EBT भी निकल गया. तो EBT निकल गया, EBIT निकल गया, कंट्रीब्यूशन निकल गया, तो DFL भी निकल गया, डॉल भी निकल गया. बाद में कंबाइन तो मल्टीप्लाई करना है. कितने कॉलम्स बनेंगे? हाउ मेनी कॉलम्स यू आर रिक्वायर्ड टू ड्रॉ? 4 कॉलम. पहला कॉलम बड़ा, बाकी तीनों कॉलम रिलेटिवली छोटे. ज्यादा छोटे भी नहीं होना चाहिए, नहीं तो अमाउंट्स बैठती नहीं. ज्यादा छोटे मत करना कॉलम्स. ये पेज नंबर लिखो. क्वेश्चन नंबर 3, पेज नंबर 3.9. क्वेश्चन नंबर 3, पेज नंबर 3.9. देखते हैं कौन फास्ट कर रहा है यहाँ पे. सभी तीनों कॉलम का निकाल दिया तुमने? सभी तभी तीनों भी? पर क्या फास्ट करते हो? क्या मजा क्या है? मतलब 9 आंसर्स आपके आ चुके हैं? 3 9 आंसर मिल गए. क्या बात. चेक करना पड़ेगा मतलब मुझे. एक मिनट है, दिखा रहा. भीगी भीगी रातों में फिर तुम आओना, भीगी भीगी रातों में. आ गया. यू शुड हैव 9 आंसर्स. 9 अमाउंट्स आपके पास में होना चाहिए. ऐसी बरसातों में आओ ना, ऐसी बरसातों में आओ ना, भीगी भीगी रातों में फिर तुम आओ ना, भीगी भीगी रातों में फिर तुम आओ ना, ऐसी बरसातों में आओ ना, ओ ऐसी बरसातों में आओ ना. हो गया. डन. इधर हर्ष. धड़कनों में आ गया है एक न
सबके आंसर चाहिए मुझे भाई, स्पीड। अच्छा ठीक है, जल्दी कर। इधर स्पीड, कैल्सी का स्पीड बढ़ाओ। तुम्हारा कैल्सी से संबंध नहीं आ रहा ज़्यादा, पूरा कैलकुलेटर है बस ये। अच्छा लिखता है प्रेजेंटेशन है, गुड। ऐसे एक कहाँ है, फास्ट। हाँ परबनी है ना। हाँ क्या भाई, जल्दी आ गए क्या 9 आंसर्स? इधर डन डन, इधर चिंटी 9 आंसर्स। तीनों का भी इधर, सबका सभी। चलो भाई आंसर, मुझे लगता है सबको अभी मुझे सॉल्व करने की जरूरत नहीं, मैं सिर्फ आपको आंसर दिखा दूं क्या, कैसे एक एक का सॉल्व करके दिखाऊं? आ ही रहा ना सबको अभी? ओके, सभी के आंसर्स में देख रहा हूं, सबको आंसर आ गया है इस बार। ओके देखते हैं, एक एक चीज समझते हैं। सेल्स क्वांटिटी के साथ में मैंने करके दिखाया था। सेल्स सही है, बराबर है। लेस वेरिएबल कॉस्ट कर दिया मैंने, कंट्रीब्यूशन पर यूनिट आ गया, और मल्टीप्लाई कर दिया सेल्स क्वांटिटी से। एक बार सभी लोग अपना कंट्रीब्यूशन चेक कर ले। 625 625 1875, इज इट ओके? The answer of the contribution for the first column is 6,25,000, then 6,25,000, and again 18 lakh. Everybody is on the same page, right? Okay, tell me what is to be deducted now. सभी लोग जवाब दे फटाफट। स्क्रीन आपके बुक में बताओ कितना है, बता रहे भाई, बुक बताओ एक मिनट, ये बुक बताओ। हाँ जी, कितना फिक्स कॉस्ट हमारे पास में? फिक्स कॉस्ट है 5 लाख, 2.5 लाख, 10 लाख, बराबर है। माइनस करेंगे प्लस, तो क्या मिलेगा हमें? तो बताओ आपके हिसाब से आपका ईबीएटी फर्स्ट कॉलम का बिल्कुल सही है। उसके बाद में 3,75,000 चेक करें सभी का, कितने लोग का सही आ रहा है? सही है, कोई गलत नहीं आ रहा किधर से, बिल्कुल सही। आगे ईबीआईटी तक हम लोग सही है। उसके बाद में हमारा माइनस होगा इंटरेस्ट। इंटरेस्ट के लिए क्या है हमारे पास में? इंटरेस्ट दिया हुआ है, गिवन है, कुछ दिमाग तो था ही नहीं उसमें कैलकुलेशन में। 75,000 25,000, और थर्ड कॉलम में तो कुछ है ही नहीं, माइनस करेंगे राइट। तो क्या मिलना चाहिए हमें? ईबीटी मिलना चाहिए, यहाँ पे गलती से लिखा है ईबीटी होना चाहिए, ईबीटी। ओके कितना आएगा ये? तो ईबीटी हमारा है 50,000, 3,50,000 और 8,75,000, राइट गाइस? ओके लेट मी डू इट। ओके फाइन, एनीवेज यहाँ तक तो सब सही है। अरे बोल दो भाई, यहाँ तक सब सही है क्या? $18,70,000 बता ना आखिरी में। एक मिनट है, सिर्फ थोड़ा चेंज करना पड़ेगा मुझे इसलिए। बस यहाँ पे क्या लिखना था मुझे? अच्छा उतना आप उसको इमेजिन करो कि वो आई एम नॉट एबल टू चेंज, बट वो ईबीटी राइट। बाकी सब सही में है? कोई शक सवाल इधर? ओके फाइन, आगे बोलिए साहब। आप निकाल दो मेरा DFL डॉल सब कुछ। डॉल फॉर्मूला बोलिए, कंट्रीब्यूशन अपॉन कैल्सी लीजिए हाथ में फिर से एक बार। कंट्रीब्यूशन बोलो कितना है? 625 डिवाइडेड बाय क्या करूं? कंट्रीब्यूशन डिवाइड बाय EBIT 1,25,000 कर दूं। इसका आंसर 5 आना चाहिए, सही है? 5 बराबर है। सभी लोग अपना आंसर चेक करें। दूसरा डॉल निकालना है कॉलम क्यू के लिए। वापस मेरे पास कैल्सी मेरे हाथ में है। ओके कितना कंट्रीब्यूशन है? 625, मतलब कंट्रीब्यूशन अपॉन EBIT करना है, तो 625 अपॉन 375। कम ऑन एवरीबॉडी, 625 अपॉन 375, 1.66 आंसर आना चाहिए। बिल्कुल वही 1.66, तो आप 1.67 भी लिख सकते हो उसको। आगे बोलो कंट्रीब्यूशन अपॉन EBIT वंस अगेन 1875 अपॉन
आंसर हैज टू बी 2.14। सभी लोग आंसर चेक करें, तीनों आंसर सही है। अब DFL की ओर, एंड द फॉर्मूला इज EBIT अपॉन EBD, राइट? सो EBIT कितना है? 125 डिवाइड बाय मैं कर दूं क्या 50? तो आंसर इज 2.5, सही है। उसके बाद में EBIT इज हाउ मच फॉर कॉलम Q? 3,70,000 डिवाइड बाय कितना करना है? 350, राइट? तो आंसर इज 1.07। क्लियर है? नाउ द नेक्स्ट पॉइंट, EBIT 1 ही आएगा इसको, ठीक है। अभी बस मल्टीप्लाई करना, यू आर गोना गेट DCL। सो DCL इज व्हाट? नथिंग बट डॉल मल्टीप्लाइड बाय DFL। समझ गए? टेल मी द DFL फॉर द फर्स्ट P कॉलम। 5 मल्टीप्लाइड बाय 2.5 करना है मुझे। आंसर इज 12.5। व्हाट इज द आंसर फॉर Q? 1.67 multiplied by 1.07. The answer has to be 1.78. वही 7879, आप जो भी थोड़ा राउंड ऑफ कर सकते हैं। ओके, एंड 2.14 मल्टीप्लाइड बाय, वो तो 1 ही है, ठीक है। कितने लोग के सारे 9 के 9 फिगर एज इट इज, सेम टू सेम, नो पूरा एज इट इज? सुपर, आ गया ना? यही तो चैप्टर है, चैप्टर ओवर, खत्म हो गया। अब कल से नया चैप्टर। आपको बेसिक अंडरस्टैंडिंग इसकी हो गई है। अभी इसके ऊपर थोड़ा बहुत चेंज करके, थोड़ी कॉम्प्लेक्सिटी बढ़ा के ICA आपके साथ में खेलेगा, पर यही बेसिक है। अब ICA को आपको मालूम है थोड़ा मजा आता है, ये कभी देंगे कभी नहीं देंगे, कभी थोड़ा घुमाएंगा, वो ठीक है, वो करते रहेंगे। वी आर ऑन क्वेश्चन नंबर 4 गाइस, कम ऑन, हरी अप। रेडी गाइस फॉर द क्वेश्चन नंबर 4? रुके ना तू, थके ना तू, कर शपथ, फिर से होगा अग्निपथ। कम ऑन एवरीबॉडी, वेलकम बैक, वेरी गुड मॉर्निंग वंस अगेन एंड विश यू ऑल हैप्पी संडे। यस सर, संडे के दिन 7 बजे उठाया, 7 बजे क्लास में बुलाया, उठाया 5 बजे। हैप्पी संडे की बात कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 4 के लिए आप है तैयार? पेज नंबर इज 3.10। अच्छा सुनो ना, उसके पहले मुझे कुछ बताना है, वो मैं बता देता हूं। आप अपने बुक में हेडिंग दीजिए डिग्री ऑफ कंबाइंड लेवरेज। उसके बाद में मैं फिर आपको, क्योंकि DCL के फॉर्मूलाज मुझे लिखवाना भी है आपसे और वो कॉन्सेप्ट भी लिखवाना है। सो गिव द हेडिंग क्वेश्चन नंबर 4, इसके ठीक बात करता हूं मैं। गिव द हेडिंग DCL, डिग्री ऑफ कंबाइंड लेवरेज। आप ही देखो, मैंने आपको क्या बोला था फॉर्मूला? DCL इज इक्वल टू डॉल मल्टीप्लाइड बाय DFL। कोई शक सवाल? पहला फॉर्मूला लिखो आप, वो तो लिखो, फिर मैं आपको अगले फॉर्मूला 2 मिनट में समझा दूं। लिखो DCL इज इक्वल टू, बोलो क्या क्या? डॉल मल्टीप्लाइड बाय DFL, राइट है? सही है। पर आप बताओ ना, ये ऐसा फॉर्मूला कब आएगा काम में? जब डॉल भी और DFL, जैसा अभी इस क्वेश्चन में हुआ था। पर कभी कभी ऐसा हो सकता है कि आपके में DFL नहीं है, तो आप बोलेंगे यार। और कभी भी एग्जामिनेशन में क्या होता है, डायरेक्ट DCL पूछता है, वो बोलता है डॉल DFL मत बताओ, DCL। तो आप वो डॉल निकाल के DCL निकाल के, फिर इतना क्यों? डायरेक्ट भी तो DCL निकल सकता है। कैसे होगा? स्क्रीन पे 2 फॉर्मूला दिख रहे हैं, एक किसका है डॉल का, एक कौन सा DFL का, दिख रहा है क्या? और दोनों को मल्टीप्लाई करो, कुछ कट हो जाएगा वहां से। जिनका मैथ्स अच्छा बताएंगे क्या जाएगा? EBIT ऊपर इधर का हटा देंगे तो आंसर विल बी व्हाट? कंट्रीब्यूशन अपॉन EBIT, डायरेक्ट आंसर। तो एग्जामिनेशन में अगर आपको कंट्रीब्यूशन दिया है और EBIT दिया है तो आपका डायरेक्ट ही DCL निकल जाएगा। आपको डॉल DFL को हर समय निकाल के ही ऐसा करना जरूरी नहीं है। इन द एग्जामिनेशन इट इज नॉट ऑलवेज रिक्वायर्ड कि वो डॉल DFL पूछ के DCL पूछे। हो सकता है बोले ओनली DCL। देखो क्वेश्चन नंबर 4 में क्या किया है, देखो एक क्वेश्चन में क्या किया, क्या बोला है? ऑपरेटिंग निकालो और कंबाइंड निकालो। क्या नहीं पूछा? तो आप ये बोलेंगे यार फिर चलो फाइनेंशियल निकाल। क्यों निकाल रहे हैं? फॉर्मूला है ना डायरेक्टली, तो वाई हैव टू डू, टाइम सेव करना है, तो यू शुड नो द डायरेक्ट फॉर्मूला ऑफ कंबाइंड ऑल्सो। बोलो भाई, एक काम करेंगे मेरे लिए प्लीज, बगैर देखे एक बार रिवाइज करा दो ना। डॉल का सिंपल फॉर्मूला क्या है? कंट्रीब्यूशन अपॉन EBIT।
और डीएफएल में EBIT अपॉन EBT। तो आपके सामने दोनों फॉर्मूला है। ऐसा अगर मैं मैथमेटिक्स में दोनों को सामने लिख के मल्टीप्लाई करूं तो उधर से एक कट होता है, इधर से एक कट होता है। मैथ्स आता क्या? तो ऊपर क्या आएगा? कंट्रीब्यूशन डिवाइडेड बाय EBIT आएगा, मतलब ये अपना आंसर, तो इसीलिए बाजू में लिखा है, देखो बराबर है, कंट्रीब्यूशन अपॉन EBT होना चाहिए, बराबर है। कैन यू प्लीज राइट दिस? क्या लिखेंगे वहां पे? लिखो DCL इज इक्वल टू, सुनो ना, डायरेक्ट मत लिखना, पूरा सामने लिखना, कंट्रीब्यूशन अपॉन EBIT, कंट्रीब्यूशन अपॉन EBIT मल्टीप्लाइड बाय EBIT अपॉन EBT। समझा क्या? स्क्रीन के दोनों फॉर्मूला आपने लिखे बस। मारो कट कट, करो कटिंग। अब क्या बच रहा है नीचे? कंट्रीब्यूशन अपॉन, बस समझ गए? यू गेटिंग फॉर्मूला? अब दूसरा कॉम्प्लेक्स फॉर्मूला। अब ये आपके इसमें डीसीएल के कितने फॉर्मूला गए? सबसे पहला एक फॉर्मूला था, डायरेक्ट में डॉल डीएफएल किया, वो एक। अभी दूसरा भी है। अब तीसरा फॉर्मूला बताओ यहां से क्या आएगा? ऊपर वाले से, समझा क्या? दो चीजें कट हो जाएगी, इधर भी EBIT का है, इधर का EBIT का है। तो परसेंटेज चेंज इन EPS अपॉन परसेंटेज चेंज इन सेल्स। तो पहले क्या करेंगे? कौन सा फॉर्मूला याद आना चाहिए? दोनों के कॉम्प्लेक्स फॉर्मूला को याद करेंगे प्लीज, बगैर देखे एक बार याद करें। हाँ बोलो, क्या बोलते हैं अपन ने? कितने परसेंटेज, बोलो कितने परसेंटेज EBIT चेंज होगा अगर मेरा कितना परसेंटेज सेल्स चेंज होगा? तो व्हाट इज द डॉल का फॉर्मूला? परसेंटेज चेंज इन EBIT अपॉन परसेंटेज चेंज इन सेल्स। ये हो गया एक फॉर्मूला। अब ना डीएफएल का फॉर्मूला, हाँ, परसेंटेज चेंज इन EPS, मतलब कितना मेरा EPS प्रमाण में बढ़ेगा अगर परसेंटेज चेंज इन EBIT, मतलब कितना मेरा EBIT चेंज होगा तो कितना प्रमाण में मेरा EPS चेंज होगा। ये आपको दोनों फॉर्मूला एक बार फिर से मुझे बोल के दिखाना है, क्योंकि ये आ गए तो तीसरा अपने आप ही, मतलब कुछ करना ही नहीं है। बोलो फिर से एक बार, किसका? नहीं, पहले डॉल का परसेंटेज चेंज। हाँ, परसेंटेज चेंज इन EB अपॉन परसेंटेज चेंज, आपने बोल दिया है फॉर्मूला, क्लियर है? अब दूसरी की तैयारी करेंगे, डीएफएल। हाँ, परसेंटेज चेंज इन EPS अपॉन परसेंटेज चेंज इन, अब दोनों का आमना सामना कर दो, आपके बुक में लिखो DCL के लिए दोनों फॉर्मूला लिख दो, बगैर देखे लिखेंगे तो आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी। DCL इज इक्वल टू ये फॉर्मूला मल्टीप्लाइड बाय ये फॉर्मूला। हो गया लिखे? हाँ जी, क्या क्या कट हो गया? इधर दोनों साइड से कट मारो अच्छे से। इधर भी EBIT का है, उधर बचा क्या है? सो टेल मी व्हाट इज द फाइनल फॉर्मूला? लिखना अच्छे से है, शॉर्टकट मत करिए, पूरा लिखो। हाँ, परसेंटेज चेंज इन EPS अपॉन परसेंटेज चेंज इन सेल्स। और एग्जामिनेशन में अगर डायरेक्ट नहीं आ रहा ना तो दोनों लिख के उनके सामने कट करके लिखना कि देखो भाई ये ऐसा डिराइव किया मैंने। हो सकता ना सडनली DCL का कॉम्प्लेक्स फॉर्मूला बता, नहीं स्ट्राइक हुआ तो कुछ नहीं, गलत करने से अच्छा दोनों फॉर्मूला लिख के कट करके अपना आंसर, नहीं तो हो गया ऊपर नीचे तो हो गए, लग गए अपने, ऊपर का नीचे, नीचे का ऊपर हो गया ना तो अपना आंसर ही गड़बड़ हो गया। सो इफ यू थिंक फर्स्ट यू आर कॉन्फिडेंट ऑन फर्स्ट टू फॉर्मूलाज तो डू नॉट ट्राई टू रिमेंबर थर्ड वन। हम लोग एग्जामिनेशन में भी ऐसा करेंगे ना, क्या दिक्कत है? 1 मिनट में हो जाएगा। अच्छा चलो, अगर ये मालूम है तो मेरा क्वेश्चन नंबर 4 तो आपको पहले से मालूम है। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 4 ये रहा आपके सामने स्क्रीन पर। आप जरा अच्छे से लिखिए क्वेश्चन नंबर 4 और पेज नंबर बोलूं क्या? 3.10। अच्छे से क्वेश्चन की नंबरिंग अच्छे से करो, और जो आपके पास में मॉड्यूल मिला है उसमें जाके लिखो। आपने इस, अरे अभी आपने रजिस्टर को पेज नंबर क्यों नहीं दिया? ये बच्चे ने नहीं दिया, देखो 2 नंबर। सारे लोग रजिस्टर के पेज को नंबर दो। और ये नंबर किधर लिखना है? कब लिखेंगे? लिखो। नहीं समझोगे तो और एक बार बोलो, रजिस्टर को पेज नंबर दो,
फिर वो पेज नंबर को मॉड्यूल में भी पेज नंबर दो, ताकि कल से क्या मॉड्यूल सॉल्व तो आपको पता होना चाहिए मैं कौन से बुक में सॉल्व किया है। और सब लोग एक काम करो, अपने रजिस्टर पे जाके लिखो तुम्हारा नाम, मोबाइल नंबर और लिखो रजिस्टर नंबर 1, क्योंकि ऐसे 4-5 लगने वाले हैं। नहीं समझे? और क्यों लिखवा रहा हूँ ये, क्योंकि कल चल के लेवरेज टॉपिक का आपने लिख दिया है क्वेश्चन नंबर 4 पेज नंबर 7 पे है। फिर अब घर पे तो आपको 5 रजिस्टर दिख रहे हैं, अभी कौन से रजिस्टर का 7वां पेज है वो? अरे भाई मेरी बात हो, कुछ लोग जिन्होंने अकाउंट्स की क्लास की उनको पता होगा रजिस्टर्स लगते हैं बहुत सारे, ये भी तो पता होना चाहिए मेरे कौन सा क्वेश्चन। तो जाओ आपको लिखो वहाँ पे, एक वो करो मेन बुक पे रजिस्टर पे जाओ, एकदम स्टार्टिंग में सबसे पहला पेज। कुछ लोग हैं जो पहले पेज पे भी लिखते हैं यहाँ पे, तुम कहाँ लिखेंगे बेटा? हाँ तुम लास्ट पेज पे लिखो बेटा, तुम्हारा सब लास्ट पे चलता है। संस्कारी बच्चा है बहुत। रजिस्टर के पहले पन्ने पे जहां पे वो थिक पेज है उसके ऊपर लिख दो एक बार 1 बड़े नंबर से, उस पे पता बेटा ये तो जो लिख रहा है इसको भी लिख दो 1 पहले। करो मेरे सामने, आपको लग रहा होगा मैं बच्चे ऐसा कर रहा हूँ, मैं कर रहा हूँ, मुझे जो बोलना है बोलो, मुझे कोई परवाह नहीं आप क्या मुझे बोलते हो। लिखो यहाँ पे 1 नंबर लिखा है, 1 नंबर। ये 1 नंबर, ये नंबरिंग होना जरूरी है बेटा। तो ब्लू पेज पे ब्लू से लिख रहा है, क्या दिखेगा? तो कुछ और तो नहीं, मुझे कुछ दिखाई नहीं दे रहा है यहां से। हाँ लिखे, हो गया ये बराबर है, 1 नंबर लिख दिया। आप बताओ आपका लेवरेज का जो मॉड्यूल है ना, कलर्ड बुक, उसका टाइटल वहां पे जाओ मेन पेज पे, लेवरेज चैप्टर पे आओ, कलर्ड बुक में लेवरेज चैप्टर पे आओ, पेज नंबर 3.1 होगा ना, वहां पे लिखे, माथे पे लिखो उसके हेडिंग पे ऑल द क्वेश्चंस ऑफ दिस, पेज नंबर 3.1 समझता क्या? हाँ लिखो ऑल द क्वेश्चंस ऑफ दिस चैप्टर्स, ऑल द क्वेश्चन ऑफ दिस चैप्टर इज सॉल्व्ड इन रजिस्टर नंबर 1। ऑल द क्वेश्चन ऑफ दिस चैप्टर, दिस मतलब कौन सा? लिवरेज, इज सॉल्व्ड इन, आपका रजिस्टर 1 ही चल रहा होगा ना सबका, इन रजिस्टर नंबर 1। अभी ये चीज मैंने पहली बार करा है, अभी हो सकता है इसके बाद में किसी ने 100 पेज की रजिस्टर ली हुई, किसी ने 200 के लिए, तो किसी का दूसरा रजिस्टर जल्दी आएगा, किसका हो सकता है बहुत लेट आए। अभी वो इसके बाद में ऐसा आपको अपने मन से करना जैसा मैंने पहली बार करा। समझा क्या मैं क्या कर रहा हूं? ये आपको आज इसकी कीमत नहीं समझ में आ रही, एग्जामिनेशन का पहला दिन याद करो, जब आपके छक्के छूटेंगे आपको यही समझेगा नहीं ये है इसका आंसर किधर लिखा है मैंने, यू विल नॉट फाइंड योर ओन आंसर। ये इससे करने से क्या होगा, आपको कोई भी चीज चाहिए, अरे मुझे एक क्वेश्चन पढ़ना तो 10 बार 10 पेज क्यों मैं घूमते रहूंगा, समझे आप? और इसका इंडेक्स बेटा, तुम्हारा तो इंडेक्स आखिरी पेज पे बनाना। बाकी सामान्य लोग जितने भी इस क्लास में बैठे हैं वो पहले पेज पे इंडेक्सिंग बनाएंगे। इंडेक्स में क्या लिखेंगे? जाओ फर्स्ट पेज पे जाओ बेटा, तुम आखिरी पेज पे आओ, लिखो वहां पे सर क्या लिखना क्या है। सुनो इधर मैं क्या बोल रहा हूं, 3 कॉलम, सुन लो मेरी बात, 4 कॉलम बनेंगे, मेरी आंखों से देखो। पहला कॉलम चैप्टर नेम, चैप्टर नंबर जो भी है। दूसरा कॉलम किसके बारे में? फॉर्म क्या बोलते हैं वो, क्वेश्चन नंबर जो क्वेश्चन नंबर 1, उसमें पेज नंबर उसका अगला कॉलम कि कौन सा ये क्वेश्चन कौन से पेज पे सॉल्व किया। और आखिरी में आपका मार्किंग वो डिफिकल्ट है, गुड है, बैड है या वाहियात है, जो भी आपको लिखना है रिमार्क उसके ऊपर, या वेरी वेरी इंपॉर्टेंट VIMP आपको लिखना है रिमार्क। तो 4 कॉलम कौन से बनेंगे? बनाओ 4 कॉलम पहले पेज पे। फर्स्ट पेज पे, हाँ रेडी तो कोई बात है। चैप्टर 4 कॉलम चाहिए मुझे, और जो रिमार्क वाला है थोड़ा सा ज्यादा बड़ा हुआ तो मुझे अच्छा लगेगा, बिकॉज में आप अपने मन से लिख सकते हो क्या आपको लग रहा है उस, तो मेक लिटिल नो, रिमार्क कॉलम शुड बी लिटिल बिगर। नंबर फर्स्ट कॉलम में क्या लिखेंगे? चैप्टर नेम। नंबर 2 में प्रॉब्लम नंबर। नंबर 3 पेज नंबर। नंबर 4 रिमार्क।
वापस से बोलता एक बार, क्या बोला मैंने? नंबर 1 क्या, नंबर 2 क्या, प्रॉब्लम नंबर 3 क्या, और नंबर 4 क्या, रिमार्क। भैया आपको क्या लगता है ये कैसा है, बहुत डिफिकल्ट है या ओके ओके है, या इसके बाद सॉल्व करने की जरूरत ही नहीं, बहुत ही आसान था, व्हाटएवर, वो तो अपन रिमार्क बाद में करेंगे। आप लिखो क्या लिखेंगे, चैप्टर नंबर कौन सा है, चैप्टर नेम लेवरेज, लिखा लेवरेज फर्स्ट कॉलम में। बोलो अब कौन सा क्वेश्चन नंबर है, 1, लिखो 1। आप हो गए मेरे साथ कि मैं आगे चले गया? 4 कॉलम ड्रॉ कर लिए थे क्या, टाइटल दे दिए थे क्या? तो पहले कॉलम के नीचे क्या लिखे, लेवरेज, लिख दिया गया। अब क्वेश्चन नंबर कौन सा है, 1। अब आप अपने रजिस्टर में देखो, आपने क्वेश्चन नंबर 1 कौन से पेज पे सॉल्व किया, कौन से पेज पे सॉल्व किया? आप जो भी, अब 7 5 मुझे मत बोलना हो, आप अपने मन से लिखो जो भी है, मैं क्या बोलूंगा वो कोई यूनिवर्सल आंसर तो नहीं देंगे 5 7, अपने मन से लिखो क्या लिखना, बेटा बाजू वाले का मत लिखना। और रिमार्क क्या है वो हम लोग सब एक साथ लिखेंगे। अब आ जाओ क्वेश्चन नंबर 2 लिखो, चैप्टर का नाम आप बार बार मत लिखना, लेवरेज लेवरेज, वो हो गया लेवरेज। ये अभी 2 और 3 कॉलम यूज करना, पहला और चौथा कॉलम यूज मत करना। 2 कॉलम में क्या लिखेंगे, और क्वेश्चन नंबर 2, पेज नंबर कौन सा है, अरे बोलते क्या, पेज नंबर आपका बोलो मत, हाँ। क्वेश्चन नंबर 3 पेज नंबर भी आप लिखेंगे। सर ऐसा मतलब हम हर कुछ ऐसे लिखेंगे, ऐसा ही तो पढ़ना है। इसको बोलते हैं सिस्टमैटिक स्टडी, इसको बोलते हैं स्मार्ट स्टडी। बाद में टाइम वेस्ट ही नहीं, कभी भी रिवाइज करेंगे फटाफट समझ में आएगा, नहीं तो ढूंढते रहते इधर उधर। हो गया क्या भाई? अब आगे बढ़ूंगे मैं क्वेश्चन 4 के, 5 मिनट का क्वेश्चन है, क्वेश्चन खत्म फिर सब खत्म। एवरीबॉडी कम ऑन, वेलकम बैक, वी आर ऑन क्वेश्चन नंबर 4। एवरीबॉडी कैन आई टेक क्वेश्चन नंबर 4? 5 मिनट का है सिर्फ। क्या मैं शुरुआत कर सकता हूं, क्या मैं शुरू कर सकता हूं? शुरू करेंगे, शुरू कर। हाँ, फॉलोइंग इंफॉर्मेशन आर रिलेटेड टू 4 फर्म्स, 4 फर्म, वैसे 4 फर्म्स ऑफ द सेम इंडस्ट्री, 5 फर्म दी है, कोई बात नहीं, गलती से मिस्टेक। फर्म MNPQR, कोई बात नहीं। उन क्या क्वेश्चन दिया, सुपर। चेंजेस इन रेवेन्यू दिया, चेंजेस इन ऑपरेट, देखा क्या, ग्रेट ग्रैंड मस्ती, ऑपरेटिंग इनकम लिखा नहीं, EBIT, समझा क्या? मतलब बच्चों को गुमराह लिख दो। अगर आपके पास बुक है तो ब्रैकेट में EBIT, जिसके पास में कलर्ड बुक है मार्कर पेन से वहां पे लिख दे ब्रैकेट में EBIT, उसका अर्थ ही EBIT होता है। वो तो फंसाते हैं हमें। और चेंजेस इन EPS लिखा हुआ है, आपको रॉ मटेरियल दिया है, अगर आपको फॉर्मूला पता है तो डॉल निकाल दो और DCL निकाल दो। समझा क्या मैं क्या करना है? इधर देखो कैसा उसका फॉर्मेट होना चाहिए। एक अपन करेंगे अभी, डॉल का फॉर्मूला बोल दो, कॉम्प्लेक्स वाला, परसेंटेज चेंज इन EBIT अपॉन परसेंटेज इन सेल, मतलब कितना EBIT बढ़ता है अगर मेरा कितना सेल हुआ तो, है ना। अब मुझे बताओ, कैलसी ले लो हाथ में, परसेंटेज चेंज इन EBIT बोलो कितना है रे, अरे बोलो ना पहले वाले के, M का बोलो 26, परसेंटेज चेंज इन सेल्स, सेल्स का मतलब ही रेवेन्यू होता है, अपॉन कितना करूं, 28 करूं क्या, कितना रहे पॉइंट, तो M का डॉल कितना बन गया 92। अब आगे आओ, N का डॉल बताओ, N का परसेंटेज चेंज इन EBIT कितना है अपना 34 अपॉन परसेंटेज चेंज इन सेल्स 27, तो 34 अपॉन 27 कितना है रे 1.25। थर्ड का भी बोल दो, चलो कम ऑन, परसेंटेज चेंज इन EBIT 38 अपॉन कितना करूं 25। तो ऐसा करते करते हम पांचों का निकाल लेंगे डॉल, अज्यूम करो पांचों निकाल लिए, 1.5 तो आया था ना। चलो अगर आप होशियार है तो बताओ कंबाइंड लेवरेज का फॉर्मूला क्या है, अभी हमने किया था सर, वो EBIT कैंसिल हो गए थे, और फिर क्या होता है परसेंटेज चेंज इन EPS अपॉन परसेंटेज चेंज इन सेल्स। अभी आपने चाहे तो पिछले पेज पे जाके देख सकते हो, अगर आपने खुद नहीं किया था, मैंने नहीं किया था, आपने किया था, कट किया था, देखो एक बार। हाँ बोलो, परसेंटेज चेंज इन EPS बताओ, M का कितना है, अरे परसेंटेज EPS रे 32 अपॉन परसेंटेज चेंज इन सेल्स 28, कितना रहा 1.14। N का बोलो रे बच्चों, परसेंटेज चेंज इन EPS 26 डिवाइडेड बाय 27, हाँ 0.8। ऐसे करते करते आपको इसका भी पाँच मिल गया, तो आपको डॉल भी मिल गया, DCL। इसको लिखना ऐसे है, समझ गए, फॉर्मूला ऐसे आपको लिखना है।
समझ गया कैसे करना है? कितने कॉलम्स बनेंगे? देखो इधर मैं ऐसे निकालने वाला हूं, फॉर्मेट देखिए, निकालना आपको ही है। 6 कॉलम बनेंगे, समझ गए? समझा क्या? पहले डॉल निकालेंगे फिर डीसी। आपका समय शुरू होता है, फटाफट अगले 4 मिनट में क्वेश्चन खत्म हो गए, क्लास खत्म। बहुत आगे जा रहे हैं आप, जल्दी से। 6 कॉलम चाहिए, पहला कॉलम बड़ा, बाकी 5 कॉलम छोटू छोटू से। जामनगर बहुत स्पीड पकड़ा हुआ है, वेरी गुड। आप दोनों का हो गया, घर से करके आए? हाँ जी, कम ऑन। हो गया? वेरी गुड। क्वेश्चन दिखाओ बेटा। अच्छा एक बार देख लो, ये हो गया क्या बराबर? हैव यू ड्रॉन 6 कॉलम? एक पहला कॉलम बड़ा और 5 कॉलम छोटू छोटू, बाकी एक क्वेश्चन देखिए। पहले सभी का डॉल निकालिए। डॉल का फॉर्मूला भी पहले लिख के दे लो वहां पे। क्या है डॉल का फॉर्मूला? परसेंटेज चेंज इन ईबीआईटी अपॉन परसेंटेज चेंज इन सेल्स। और फिर करो क्या? अगले 1 मिनट में डॉल आ जाएगा सबका। हो गया भाई? डॉल 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 ओवर। कैल्सी को फास्ट स्पीड से यूज करना सीखो। घर पे अकेले में प्रैक्टिस करो कैल्सी लेके। तेरे संग लगी तो ओ मेरे दिल के चैन, ओ मेरे ओवर। डॉल हो गया क्या? डॉल एक बार सभी लोग डॉल को चेक करें। कितने लोग का डॉल हो गया? सभी का ऑलमोस्ट हो गया डॉल। डॉल को देखिए, आंसर दिखा रहा हूं ना कि करके दिखाओ। अभी आंसर पहले हमने किए है। पहले का 0.93, सेकंड का आप बोलेंगे, बोलो भाई 1 पॉइंट, वही ठीक है। थर्ड का बोलिए 1.52, राइट। फोर्थ का बोलिए 1.86, 1 पॉइंट, राइट। या विल स्टार्ट फॉर डीसीएल नाउ। डीसीएल का फॉर्मूला बोलो भाई। परसेंटेज चेंज इन ईपीएस अपॉन परसेंटेज चेंज इन सेल्स। तो कुछ करना ही नहीं, वो कॉलम को इस कॉलम से डिवाइड करो, फटाफट आंसर मिलते रहेंगे। कैलकुलेशंस का गेम है बस। ये आपके सामने रहा क्वेश्चन, निकालिए डीसीएल। ओके, सब डन। एम का डॉल आया है 0.92, तो फिर डॉल मतलब कि परसेंटेज चेंज इन मतलब एक टाइम से अगर सेल्स बढ़ा। हाँ तो उनका और नुकसान होता है, तो सेल नहीं करना चाहिए, चुपचाप बैठना चाहिए हमें। हाँ ऐसा ही इंटरप्रिटेशन। उनका सेल जिस मात्रा में बढ़ता है, ईबीआईटी उतनी मात्रा में उतना नहीं बढ़ता है। तो ऐसा नहीं कि सेल नहीं करना चाहिए, उस प्रमाण में नहीं बढ़ता है। बिकॉज ज़्यादा सेल करने पे आपको बहुत सारा डिस्काउंट देना पड़ता है। कुछ लोगों को समझाओ मैं क्या बोल रहा हूँ। कभी कभी ऐसा होता है कोई धंधे में तुम ज़्यादा सेल कर रहे हो तो तुम्हें बहुत डिस्काउंट देना पड़ता है, फिर उतना मार्जिन प्रॉफिट मिल रहा है उनको, पर कम प्रतिशत प्रॉफिट मिल रहा है। सेल एक टाइम बढ़ा तो प्रॉफिट 0.92 टाइम्स बढ़ रहा है। तो इसका ये मतलब नहीं है कि सेल नहीं करे, सेल करो पर उतना प्रोपोर्शन से कम का बढ़ रहा है। हाँ जी, सभी लोग डीसीएल के लिए है तैयार? सभी लोग का डीसीएल आ चुका है? कैन यू प्लीज टेल मी कितना है फर्स्ट का? सभी से आंसर आना चाहिए। 1.14 सुनाई दिया मुझे। सेकंड का बोलिए 0.
नेक्स्ट 92 1.57 1.17 1.12 yeah done everybody so this is done we are done with 4 questions from this chapter और आप जानते हो सिर्फ 21 क्वेश्चन है हर रोज 4-5 क्वेश्चंस करेंगे पर होमवर्क मैं ज़्यादा देता नहीं हूँ होमवर्क पे मेरा ज़्यादा विश्वास नहीं है मैं आपसे यहाँ पे पूरी तैयारी करूँगा मुझे जो होमवर्क देना मैं अलग टाइप का होमवर्क दूंगा सारे क्वेश्चंस मैक्सिमम लोग क्लास में 1-2 दूंगा जब मुझे लगेगा ठीक है ना सो बाकी आई सी यू टुमारो गाइस थैंक यू सो मच बाय बाय टेक केयर गुड नाइट हैव अ नाइस डे